ये इस सीजन का सीजन 4 है, इसलिए अगर आपने बाकी सीजन नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक है, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। एपिसोड 1 की शुरुआत अभी वैंगलिंग के कमरे से होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगलिंग अपने लैपटॉप को लेकर किसी वे ऑफ हेवन नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ये प्रोजेक्ट उसने खुद ने बनाया है और असल में ये उसने इसलिए बनाया है जिससे कि वो अपनी पूरी पावर को एक टॉय में कन्वर्ट कर सके। और पूरी पावर नहीं, यहाँ पर वो अपनी पावर को का सिर्फ 1% उस टॉय को देगा, जिससे कि अभी वो अगर उसे अपनी पावर का यूज करने की जरूरत पड़े तो वो उस टॉय का इस्तेमाल कर सकता है। इस टॉय को ही उसने वे ऑफ हेवन का नाम दिया है और यहाँ पर वो कंप्यूटर के थ्रू अपनी 1% पावर उसके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। अब फ्रॉगी उससे बार बार पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो वैंगलिंग की जो शॉर्ट स्पीड है वो आकर उसे रोकती है और कहती है कि वैंगलिंग जो भी कर रहा है उसे डिस्टर्ब मत करो। वैसे अब हम देखते हैं कि वैंगलिंग का जो वो प्रोग्राम था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका था। इसके बाद वो अपने उस टॉय के ऊपर हाथ रखता है जिसको उसने वे ऑफ हेवन के लिए चुना है और अपनी 1% पावर उसे दे देता है, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि वैंगलिंग जब अपनी पावर को इस्तेमाल करता है इस चीज से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाता है और वैंगलिंग की पावर पर उसका खुद का इतना कंट्रोल नहीं है कि वो सिर्फ 1% पावर का यूज कर सके। वैसे अब स्कूल का टाइम हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है तैयार होकर। जब वो स्कूल जाने वाला था तभी उसे सनरोंग का मैसेज आता है। वो पूछती है कि वो कब आ रहा है। इस पर वो कहता है कि हाँ वो घर से निकल ही रहा है। अब सनरोंग कहती है कि तुम आज होने वाले टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस पर वैंगलिंग कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। वैसे सनरोंग को पिछले सीजन में पता लग चुका था कि वैंगलिंग के पास इतनी ज्यादा पावर है, इस वजह से वो यहाँ पर ये कह रही थी कि चिंता मत करो, तुम्हारी पावर के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम अपनी पावर का थोड़ा कम इस्तेमाल करना, क्योंकि हर बार उस चीज से डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। अब वैंगलिंग हाँ करते हुए जब खड़ा हो रहा था कि इतने में ही वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। वो वैंगलिंग को रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बनाई है, ये एक गैजेट है और ये इस तरह का गैजेट है कि इसमें एक बटन दबाते ही सामने वाले का कुछ समय पहले की बातें भूल जाएगा। असल में वैंगलिंग जब भी डिस्ट्रक्शन फैला देता है और उसके बाद जब वो लोग को भुला देता है तो इस चीज में कितने लोगों की याददाश्त जाती है, इसका कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं रहता। वैंगलिंग की पावर पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर देती है। ये लाइट जब भी निकलेगी तो जितने भी लोग इस लाइट को देखेंगे सिर्फ उनकी ही मेमोरी जाएगी और वो भी बहुत ही कुछ समय की। ये बहुत ही यूजफुल गैजेट है, लेकिन वैंगलिंग इसे कैसे यूज करेगा इसके लिए वो उसे यूज करके दिखाते हैं, लेकिन जब वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज में उनकी याददाश्त चली जाती है। बाद में वो वैंगलिंग को फिर से समझाने लगे थे कि इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि वो भूल चुके थे कि वो वैंगलिंग को पहले इसके बारे में बता चुके हैं। वैसे जब वो फिर से बात करते हैं तो वैंगलिंग उन्हें कहता है कि आप ये मुझे बता चुके हो और फिर वो गैजेट लेकर सीधा स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल में आने के बाद हम सभी से मिलते हैं और यहाँ पर क्लास स्टार्ट होती है। जब वैंगलिंग की टीचर वहाँ क्लास में आती है तो वो कहती है कि जिस टीचर को उन्होंने बुलाया था उस खास टेस्ट के लिए वो नहीं आ पाया। इस वजह से खासकर चेन अभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि उसने इस टेस्ट के लिए अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी और वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन फिर टीचर कहती है कि चिंता की बात नहीं है, ये टेस्ट होकर रहेगा, इसे दूसरे टीचर लेंगे। और अभी इस टेस्ट को वैंगलिंग के टीचर लेने वाले थे, जो कि अभी उनकी क्लास में नेचुरली उन्हें पढ़ाई करते थे। वैसे वैंगलिंग अपनी वो नए गैजेट को निकाल कर तैयार था, क्योंकि वो जानता था इसका यूज उसे बहुत ही जल्द करना पड़ेगा। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि स्कूल उस बड़ी जिम के अंदर, जिम पहले से ही बड़ी हो चुकी थी और उसे फिर से रेनोवेट करा लिया गया है। अब हमें पता चलता है कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन इसे वापस से इस तरह बनाने में सनरोंग के फादर ने मदद की है। उन्होंने इस पूरे खर्चे को उठाया था और इसे वापस से रेनोवेट किया था। अभी हम देखते हैं कि ये जो भी टेस्ट होने वाला है इसके तैयारी के लिए सभी स्टूडेंट पूरी तरह से एक्सरसाइज में लगे हुए थे। वैंगलिंग और उसका ग्रुप ही था जो कि बैठकर अभी बातें कर रहे हैं। अब तभी वहाँ पर उनके वो टीचर आते हैं। टीचर बताते हैं कि आज उनका शॉर्ट टेस्ट होने वाला है, तलवार चलाना सिखाएंगे। यहाँ पर फिर तलवार जो उन्हें सिखाई है या फिर तलवार जो उन्हें सीखी है उसके बारे में नहीं देखेंगे। वो उनकी स्किल्स पर फोकस नहीं करने वाले, बल्कि वो उनके इंटरनल एनर्जी को फोकस करेंगे। इससे पता चलेगा कि वो किस तरह से स्वॉर्ड मैन बनने के लायक है। यहाँ पर आते ही वो अब सबसे पहले एक इमेज दिखाते हैं। ये वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड्स के स्वॉर्ड्समैन है और ये सबसे टॉप में आते हैं। असल में वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड का स्वॉर्ड्समैन बनना कोई आसान काम नहीं है। वैसे यहाँ पर टीचर ये भी बताते हैं कि उनका जो वर्ल्ड है उसके अंदर टोटल 3000 ऐसी तलवारें हैं जिन्हें वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड कहा जाता है और सिर्फ 3000 ही ऐसे लोग हैं जो ही उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन उनमें से एक बन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
वैसे तभी यहाँ पर गोहाव कहने लगा था कि क्या हम लोग भी उनमें से एक बन सकते हैं। इस चीज पर टीचर हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते कि हाँ वो बन पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो सब के बस की बात नहीं है कि कौन बन पा रहा है कौन नहीं। ये उनकी इंटरनल एनर्जी बताती है कि वो इस काबिल भी हैं कि नहीं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि असल में जो 3000 वे ऑफ हेवन की स्वॉर्ड है वो सभी को नहीं मिली है। इसका मतलब कई सारी तलवारें हैं अभी सभी से छुपी हुई हैं। पर गोहाव पूछता है कि इस चीज के बारे में पता कैसे चलता है कि हम उस काबिल हैं कि नहीं। तो ये बात सुनते ही टीचर हंसने लगे थे और कहते हैं कि यही तो आज तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। इसके बाद वहाँ जिम के सेंटर में जो जगह थी उन्होंने वहाँ पर एक किताब को समन कर लिया था। ये किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर एक वर्ड भी नहीं लिखा। ये बहुत ही ज्यादा खास है। सभी लोग इसे देखकर शॉक थे। शॉक सिर्फ वही लोग थे जिसे इसके बारे में नहीं पता था। यहाँ पर जब वो बात कर रहे थे तो गोहाव को जब पता चलता है कि ये कौन सी किताब है तो वो कहने लगता है कि इसके बारे में तो मैंने सुना है, मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि ये एक ऐसी किताब है जिस पर हम स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हैं और ये उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है। इसके बाद टीचर बताते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसी से आज हम तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं। तुम सभी को एक एक कर इस पर अपनी एनर्जी का यूज करना होगा, जिसके बाद तुम किसी के लेवल को या फिर कह लो कि किसी फेस के स्वॉर्डमैन को ये बुक हमें बताएगी। अब सभी लोग तैयार थे। टीचर सबसे पहले एक दूसरे स्टूडेंट का नाम लेते हैं। वो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था और अब बहुत ही एटीट्यूड में चल कर आ रहा था। उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब जैसे ही वो उस किताब पर आकर उस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर यानी एनर्जी को डालता है तो वो किताब उसे एब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन बाद में कुछ नहीं, बस उस स्टूडेंट को वहाँ से दूर फेंक दिया गया था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिस वजह से उतने एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद उस किताब को और एनर्जी नहीं मिली। इसलिए उसे किसी भी लेवल का स्वॉर्डमैन नहीं कहा जा सकता और ये पक्की बात हो चुकी थी कि वो कभी भी एक वे ऑफ हेवन का स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकता। जब वो दूर फेंक गया था तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस वजह से वो यहाँ पर बेहोश भी हो चुका था और उसके दोस्त उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीन चेंज होता है। हम वैंगलिंग को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने उस वे ऑफ हेवन टॉय के साथ बात कर रहा था। वैसा भी वैंगलिंग उसी जिम में ये कुछ टाइम पहले का सीन है। यहाँ पर वैंगलिंग उससे हेल्प मांगता है क्योंकि उसे पता था कि कल जो टेस्ट होने वाला है उसमें वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे बस अपनी 1% पावर का इस्तेमाल करना है। इस वजह से वो यहाँ पर वे ऑफ हेवन टॉय के साथ बात करता है, लेकिन इस पर वे ऑफ हेवन वाला टॉय वो मना कर देता है। पर बाद में वैंगलिंग ने उसे ड्राई नूडल्स देकर मना लिया था। अब वहाँ वापस से करंट टाइम में हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट के बाद में टीचर चेन को बुलाते हैं। चेन आगे बढ़ता है और वो उस दूसरे स्टूडेंट से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए उस किताब पर हाथ रखता है। वो किताब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है और उसने चेन को वहाँ से दूर नहीं फेंका था क्योंकि चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी उस बुक के लिए काफी थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस बुक के ऊपर एक स्वॉर्ड्समैन की शैडो दिखने चालू हो जाती है। यहाँ पर ये अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। हमें पता चलता है कि चेन फेस 3rd पर है, जिस चीज पर टीचर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इतनी एज में 3rd फेस पर पहुंच चुके हो तो ये पक्की बात है कि तुम कुछ टाइम बाद ही बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वॉर्ड्समैन बनोगे। वैसे जब चेन वहाँ नीचे आता है तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे, जिस चीज में बहुत ही ज्यादा खुश था। वैसे अब कुछ और स्टूडेंट का टेस्ट होने के बाद फिर फाइनल नंबर आता है वैंगलिंग का। टीचर उसे बुलाते हैं, वो आगे बढ़ता है और अभी उसका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले टीचर उससे एक पेपर दिखा रहे थे। वो उसे बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये किताब बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन उन्होंने इस चीज पर इंश्योरेंस कर रखा है। इसका मतलब हर बार की तरह अगर वैंगलिंग अपनी ज्यादा पावर यूज कर देता है और इस चीज से इस किताब को डैमेज पहुंचता है तो उन्हें इस चीज के पैसे मिल जाएंगे। इस चीज पर टीचर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे दूसरी तरफ अभी सनरोंग की टीचर कहती है कि क्या आपने इस जिम का भी इंश्योरेंस कर रखा है। इस चीज पर टीचर कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। पर इस चीज पर सनरोंग सोच रही थी कि इसका भी इंश्योरेंस करना जरूरी था। इसके बाद हम कुछ पुराने सीन्स देखते हैं, जैसे कि वो सबसे पहले वाला सीन जिसमें वैंगलिंग ने उस डीमन किंग के साथ फाइट की थी और इस चीज में वो डीमन किंग के साथ साथ सिटी के कई सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब इसके बाद हम यहाँ करंट टाइम में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वैंगलिंग आगे बढ़कर उस किताब पर हाथ रखने वाला था, लेकिन वो कुछ दूरी पर अपना हाथ रोक लेता है और उसकी जो स्वॉर्ड स्पिरिट वो उसकी मदद से उस बुक को टच करवाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर
उससे कई गुना कम है। कई गुना से मतलब वो सिर्फ 1% है और उसका पावर कंट्रोल करने के लिए अभी वो वे ऑफ हेवन वाला टॉय बैठा हुआ था। लेकिन जब उस बुक को टच करते हैं तो वहाँ एक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि उस वे ऑफ हेवन वाले टॉय के लिए उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था पर नाकामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हर बार की तरह जैसे ही हर स्टूडेंट के टाइम पर वो स्वॉर्ड्समैन आकर एक स्वॉर्ड स्किल दिखाता है, तो वैंग लिंग के टाइम पर खुद ही वे ऑफ हेवन का स्वॉर्ड्समैन यहाँ आया था। वो इतना पावरफुल था कि जब वो अपने स्वॉर्ड स्किल का नमूना दिखा रहा था तो इस चीज से वो जिम की डिस्ट्रॉय होने लगी थी। साथ ही साथ जब वो लास्ट अटैक करता है तो इस चीज में जिम की छत टूट जाती है। सब लोग भागने लगे हैं और ये जो अटैक था ये सीधा आसमान की तरफ जा रहा था, जिस वजह से आसमान में कोई हेवन का दरवाजा ओपन होता है जो कि सभी को ऊपर की तरफ खींचने लगा है। वहाँ के जो पत्थर थे वो भी ऊपर की तरफ ही जा रहे थे। ये चीज देखकर वैंग लिंग के टीचर शॉक थे और वैंग लिंग से कह रहे थे कि तुमने ये क्या किया, लेकिन वैंग लिंग उनसे जवाब ना देते हुए अपनी उस स्वॉर्ड को और उस स्पिरिट को ऊपर उसी जगह की तरफ फेंकता है जहाँ पर वो सभी खींचे चले जा रहे थे। वैंग लिंग के स्वॉर्ड स्पिरिट उस जगह को यानी कि उस गेट को ही बंद कर देती है। इस वजह से अब सब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन डिस्ट्रक्शन फैलने के कारण वैंग लिंग को अपने रेस्ट्रिक्शन मैजिक का यूज करना पड़ा है। अब जिम और बाकी जो की चीजें थी वो पहले की तरह ठीक हो चुकी थी। वैसे यहाँ पर अभी सबकी याददाश्त है तो जब सनरोंग वैंग लिंग से पूछने के लिए आ रही थी कि वो ठीक है कि नहीं, तभी वैंग लिंग अपनी उस नई गैजेट का यूज करता है जिसकी मदद से सभी की याददाश्त कुछ टाइम पहले चली जाती है। अब सब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन इस लाइट का यूज वैंग लिंग ने जब किया था तब सनरोंग उसके बहुत ही पास आ चुकी थी। इस वजह से इस लाइट को देखते हुए वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। टीचर तुरंत ही कहते हैं कि इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे डॉक्टर पहले से तैयार थे क्योंकि इस बुक का इस्तेमाल करने के बाद कई स्टूडेंट बेहोश होते, वो उसे वहाँ पर ले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम दूसरे एक मास्टर को देखते हैं। असल में वैंग लिंग ने जब उस बुक को टच किया, मतलब अपनी स्पिरिट को उस बुक को टच कराया, और जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन फैला और वो जो बड़ी सी तलवार ऊपर की तरफ से दिख रही थी वो ये मास्टर देख रहे थे। ये यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है वैंग लिंग से मिलने के लिए। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम तीनों लोग को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने मास्टर की फोटो के सामने उन्हें प्रणाम कर रहे थे। वो अपने सामने वाले मास्टर को यहाँ पर मास्टर चेन कहकर बुला रहे थे। ये हमारा वाला चेन नहीं है, ये कोई और है। वैसे जब ये उन्हें प्रणाम कर लेते हैं और बैठ जाते हैं तो ये तीनों बात कर रहे थे कि उनका चौथा साथी कहाँ पर है, और उनका जो चौथा साथी है उसका नाम है जिंग जी हाओ। लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं था। एक मास्टर को गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि आखिर ये कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं। इस पर दूसरे मास्टर कहते हैं कि वो एक दूसरे ही जरूरी काम में व्यस्त है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें जिंग जी हाओ को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक गेम सेंटर के बाहर एक बड़े से गेम स्कोर बोर्ड के सामने खड़ा हुआ उसे देख रहा था। वहाँ दूर ही खड़े कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये जिंग है, ये अभी तक का सबसे हाई स्कोरर है। इस गेम में इसका स्कोर सबसे ज्यादा हाई है। असल में उस गेम की बात नहीं है, ये उस जगह की बात हो रही है। वहाँ पर जितने भी गेम है सभी को कंबाइन किया जाए तो इसका स्कोर सबसे ज्यादा है और अभी तक कोई भी इसे हरा नहीं पाया। इसके बाद एक और बार सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ जाते हैं सनरोंग के घर पर। हमें पता था कि अभी पिछले दिन वो स्कूल में बेहोश हो गई थी, जिस वजह से उसके ग्रैंडफादर को ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुलाया। वो डॉक्टर यहाँ पर अभी सनरोंग को चेक कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर सनरोंग अचानक से बेहोश कैसे हो गई। और कुछ देर तक चेक करने के बाद जब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था तो इस चीज पर सनरोंग के ग्रैंडफादर और ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि शायद सनरोंग ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से बीमार हुई है। उन्होंने उसे मना किया था कि वो इतनी ज्यादा पढ़ाई ना करे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। अभी वो चिंता कर रहे थे और सोच रहे थे कि यह क्या सनरोंग को स्कूल से निकाल देना चाहिए। वैसे तभी वहाँ डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, वो ऐसा ही बस बैठे हुए थे। मगर जब वो देखते हैं कि सनरोंग को कोई बीमारी ही नहीं है तो वो उन्हें बताने वाले थे कि उनकी शक्ल देखकर यहाँ पर सनरोंग के ग्रैंडफादर को और सनरोंग को लगता है कि शायद उन्हें कोई सीरियस बीमारी है। यहाँ पर सनरोंग के ग्रैंडफादर भी बहुत ही चिंता करने लगे थे और सनरोंग भी रोने लगी थी। मगर डॉक्टर फिर उन्हें चुप होने को कहते हैं और कहते हैं कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई
कोई भी बीमारी है। इस बात पर सनरोंग के ग्रैंडफादर शॉक थे। वो पूछते हैं कि फिर आखिर ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई। इस चीज पर डॉक्टर कहते हैं कि यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही, इसके शरीर में किसी भी विटामिन की कमी नहीं है, फिर भी अचानक से बेहोश कैसे हो सकती है। वैसे उन्हें लग रहा था कि शायद सनरोंग के ऊपर बर्डन है किसी चीज का, जैसे कि पढ़ाई का बर्डन या फिर किसी बात का, इस वजह से अचानक से बेहोश हो गई। लेकिन अभी ये चीज साबित नहीं हुई है। इस वजह से वो कहते हैं कि वो सनरोंग को फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर वो अपना कार्ड भी देते हैं और जब सनरोंग के ग्रैंडफादर उस कार्ड को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही पुराने अपार्टमेंट का लग रहा है, जो कि यहाँ से कुछ बहुत ही ज्यादा दूर है। इस चीज पर वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मगर क्या करें, हमारी जो बिल्डिंग है जो कि सिटी में बनने वाली थी उसका काम पूरा ही नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमें वहीं पर रहना पड़ा है। वैसे अचानक से सनरोंग के ग्रैंडफादर उन्हें इग्नोर करते हुए अपने फोन में लग जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर भी बैठ गए थे और कहने लगे थे कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और अब वो चाय पीते हुए जब टीवी के बटन दबाते हैं तो वहाँ पर टीवी में न्यूज आ रही थी कि सनरोंग की फैमिली वही जो डॉक्टर है उसका जो भी नाम है उसके अस्पताल को पूरी तरह से स्पॉन्सर कर रही है, जिससे कि अब एक बड़ा सा हॉस्पिटल यहाँ सिटी में क्रिएट होगा। वो डॉक्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। वैसे इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और अब हम वैंगलिंग को देखते हैं। वो घर से अभी सनरोंग के घर की तरफ निकल रहा था, लेकिन तभी उसकी मदर वहाँ पर आकर उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम इस तरह से कपड़े पहनकर सनरोंग से मिलने जा रहे हो। और उसके बाद वो सनरोंग से उसे कपड़े बदलने को कहती है। अब सीन में हम देखते हैं कि वैंगलिंग सनरोंग के घर पे पहुंचने वाला था, उसके साथ में अभी फ्रॉगी भी आया हुआ था। वैसे अभी और कोई साथ नहीं है। इसका रीजन हमें पता चलता है कि एक रात पहले उन्होंने प्लान किया था कि सनरोंग से मिलने जाना है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन सभी को कुछ न कुछ काम आ गया था। जैसे कि चेन बताता है कि वो पहले ही बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, इस वजह से वो नहीं जा सकता। गोहाव का अलग रीजन था, उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो पेट शॉप है वो अभी उसे भी संभालना है 2 दिन के लिए, इसलिए वो भी नहीं आ सकता। लिन को अभी पार्ट टाइम जॉब संभालनी है, अगर वो नहीं जाएगी तो उसकी पेमेंट काट ली जाएगी, इस वजह से वो अभी नहीं आ सकती। वैसे उन्होंने कुछ गिफ्ट ले लिए थे जो कि सनरोंग को देने थे, लेकिन अब कोई भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो गिफ्ट स्कूल में दे देंगे। तभी लिन को आइडिया आता है कि क्यों ना वो वैंगलिंग को सारे गिफ्ट दे दे और वैंगलिंग उन्हें जाकर मिले। और वैंगलिंग ने अभी हाँ कर दी थी क्योंकि उसके पास कोई और रीजन नहीं था मना करने के लिए। अब वैंगलिंग यहाँ गेट के अंदर आता है और आगे बढ़ने लगता है, तभी दूर से उसे सनरोंग देख लेती है और वो चिल्लाकर उधर बुलाती है। वैसे हम देखते हैं कि अभी फ्रॉगी ने भी पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरा को देख लिया था, जो कि अभी वैंगलिंग के ऊपर ही पॉइंट किया हुआ था। ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अभी सनरोंग के ग्रैंडफादर के सामने चल रही है, वो अभी वैंगलिंग को देख रहे हैं। वैसे यहाँ पर उनके साथ में एक लड़का और खड़ा हुआ है, ये असल में उनके लिए काम करता है और ये कह रहा था कि जो वॉइस ट्रांसमीटर है जिसमें आवाज भी सुनाई देती है कि सनरोंग और वैंगलिंग क्या बात कर रहे हैं, उसका भी यूज करना चाहिए। पर इस पर सनरोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, वैंगलिंग से सनरोंग को हो कोई खतरा नहीं। पर इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, हम रिस्क नहीं उठा सकते, वैंगलिंग भी पावरफुल है, ये बात हमें पता है, और साथ ही साथ उसका जो डॉग है वो भी पावरफुल है। अब इस पर सनरोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों ही पावरफुल है। और वो फिर तभी कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ ना फ्रॉगी, तो इस पर फ्रॉगी हाँ करता है। वैसे वो लड़का ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था कि असल में वो डॉग वहाँ पर कब आ गया, क्योंकि उसने उस डॉग को आते हुए नहीं देखा था। वैसे अब वो फ्रॉगी वहाँ पर आगे आकर कहता है कि इसका शक बिल्कुल सही है, मैं भी पावरफुल हूँ। वैसे इसके बाद अब वो फिर से वो स्क्रीन की तरफ देखने लगे थे। हम ये देखते हैं कि ये लड़का अभी बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था और हमें पता चलता है कि असल में ये सनरोंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है, मतलब जब वो छोटे थे तब साथ में खेला करते थे। और अभी वैंगलिंग के आ जाने से ये लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था और ये दुखी था कि ये सबसे पहले सनरोंग का दोस्त बना था। तो आखिर अब सनरोंग वैंगलिंग ने क्यों दोस्ती की। वैसे अब इसके बाद हम सनरोंग और वैंगलिंग को देखते हैं। यहाँ पर वैंगलिंग ने अभी वो सारे गिफ्ट निकाल कर रख दिए थे जो कि बाकी सभी ने उसे दिए थे सनरोंग को देने के लिए। यहाँ पर सनरोंग सभी गिफ्ट को देखती है जिस पर सभी का नाम लिखा हुआ था, पर किसी भी गिफ्ट पर वैंगलिंग का नाम नहीं था। इसका मतलब वैंगलिंग ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया। इस चीज पर वो गुस्सा होती है, पर फिर वैंगलिंग अपना बैग खोलता है, उसे लगता है कि शायद वैंगलिंग उसके लिए कुछ लाया है। वैंगलिंग बोतल निकालता है कि उसके अंदर पानी है और फिर वो अपनी पावर से उस पानी को गर्म करते हुए कहता है कि क्या तुम गर्म पानी पीना चाहोगी। सनरोंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसके बाद फिर वैंगलिंग अपने पास से एक ड्राई नूडल्स का पैकेट निकालकर सनरोंग को देता है। अब सनरोंग के लिए वही एक खजाने की तरह था। वैंगलिंग बताता है कि ये स्पेशल एडिशन का ड्राई नूडल का पैकेट है जो कि बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है और वो ये भी बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक है। सनरोंग कहती है कि हाँ वो इसे संभाल कर रखेगी। वैसे अब तभी वहाँ पर एक ड्रोन टाइप का रोबोट उड़ते हुए आता है और सनरोंग को कहने लगता है कि उसके रिकवरी टेस्ट का टाइम हो चुका है, जिसके बाद
सनरॉन्ग कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ, और इसके बाद वो वैंगलिंग से पूछती है कि क्या तुम उसके साथ चलना चाहोगे इस रिकवरी टेस्ट के लिए। वैंगलिंग को उसके बारे में नहीं पता था कि ये क्या होता है, पर सनरॉन्ग कहती है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। इसके लिए वैंगलिंग इस पर हाँ कर देता है। अब अगले सीन में वो उस जगह पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गेम है और इन्हीं गेम को खेलकर सनरॉन्ग का यहाँ पर टेस्ट होने वाला था। सबसे पहले तो उसको वहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करना था। वो अपना ऐसे ही कोई सा भी नाम रजिस्टर कर देती है, उसने रियल नेम नहीं लिखा था। इसके बाद गेम चालू होता है। हम देखते हैं कि सामने एक मशीन रखी हुई थी जिस पर बटन दबाकर अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उसको निकालना है। सनरॉन्ग को सबसे ज्यादा पसंद आता है वो फ्रॉगी जैसे दिखने वाला सॉफ्टवेयर। इस वजह से वो ट्राई करती है, मगर वो पूरी कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाती है। लास्ट में जब उसकी रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट में उसका विजन बी पॉजिटिव आया है। वैसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सब दुखी थे कि उसे कोई सॉफ्ट टॉय नहीं मिला। इस वजह से पास ही मशीन पर वैंगलिंग कोशिश करता है। वो उस हैंडल को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो ट्राई करने वाला था तो यहाँ इस तरफ वो सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर के साथ जो लड़का खड़ा हुआ था वो किसी को मैसेज करने लगा था। वो उस मशीन को कंट्रोल करने वाले पर्सनल से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि जितनी भी मशीनें हैं उन्हें इतनी ज्यादा हार्ड बना दो कि कोई उन्हें पार ना कर पाए। तो अब उन्होंने वो मीडियम लेवल से हाई लेवल कर दी थी। इसके बाद हम यहाँ पर वैंगलिंग को देखते हैं। वो हैंडल जब आस पास घुमा रहा था तो उसे पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही थी कि वो कितने % चांस है कि वो किसी सॉफ्ट टॉय को वहां से बाहर निकाल पाएगा। वो बहुत ही गिरते जा रहे थे। अब वैंगलिंग थोड़ा सोचता है और इसके बाद वो हैंडल को इतनी तेजी से गोल घुमाने लगता है कि वहाँ उस मशीन के अंदर ही एक टाइकून बन जाता है, जिस वजह से उसमें जितने भी सॉफ्ट टॉय थे एक करके वो सारे बाहर आने लगते हैं। ये देखकर सनरॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी और यहाँ पर सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर भी शॉक थे, मगर वो उतने ही ज्यादा खुश भी लग रहे थे। वैसे उस लड़के की अभी बोलती बंद हो चुकी थी। वैसे हम देखते हैं कि वैंगलिंग ने उन सॉफ्ट टॉय को निकालने के बाद उसका जो विजन है वो SSR पॉजिटिव आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। और साथ ही इस गेम को खेलने के बाद उनका जो स्कोर मिला था वो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर मिला था। इसको देखते हुए यहाँ पर सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, इसका विजन रिकॉर्ड करीबन मेरे बराबर है जब मैं यंग एज का हुआ करता था। वैसे यहाँ पर फ्रॉगी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो सही कर रहे हैं। वैसे इसके बाद अब अगले टेस्ट की बारी थी। सनरॉन्ग को उस जगह पर बुलाया जाता है। उनका जो अगला टेस्ट था वो था मूल हंटिंग। इसमें हॉल के अंदर से मॉल्स जैसी कोई चीज निकलेगी, उन्हें बस हैमर से उसे हिट करना है। वैसे यहाँ पर वैंगलिंग इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा था। वो इतनी स्पीड से उन सभी हॉल्स के ऊपर वो हथौड़े मारता है कि मॉल किसी भी हॉल से निकले तो वो हथौड़ा उन्हें हिट कर रहा था। लास्ट में वो जो मशीन थी उसकी स्प्रिंग निकल जाती है, यानी कि वो खराब हो जाती है और वैंगलिंग को बहुत ही ज्यादा स्कोर मिलता है क्योंकि उसने एक ही बार में उस मूल को हिट किया था। यहाँ पर जो सनरॉन्ग की ग्रैंडफादर है वो इसको भी देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे और कह रहे थे कि हाँ सच में ये बिल्कुल मेरी तरह है। वैसे वो उस लड़की से भी कहते हैं कि ये मशीन तो खराब है, वैंगलिंग को 2-3 बार हथौड़े मारने से ये टूट गई थी, इन्हें फिक्स कराओ वरना इससे किसी को भी चोट लग सकती है। वैसे यहाँ पर वो लड़का फिर से उसी बंदे से कांटेक्ट कर रहा था जो कि उन मशीनों को कंट्रोल करता है। ये उससे कहता है कि मैंने तुम्हें लेवल डिफिकल्ट करने को कहा था। इसके बाद वो कहता है कि लेवल को कितना डिफिकल्ट कर दो कि वो पार ही ना कर पाए, मतलब वो ब्लॉक हो जाए जिससे कि वो पार ही किया ना जा सके। बस इसके बाद अब वो अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्हें बास्केटबॉल खेलना था। वैंगलिंग एक बॉल को उठाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बास्केट था उसका साइज बिल्कुल छोटा होता जा रहा था। वो बिल्कुल बॉल के साइज हो गया था, मतलब अगर बॉल आजू बाजू भी टकराती है तो वो उसमें जाने की बिल्कुल 1% चांस है बस। लेकिन फिर भी वैंगलिंग बॉल को उठाता है और उसे इतनी स्पीड के साथ फेंकता है कि जो वो बास्केट थी वो उसके आर पार चली जाती है। ये चीज देखकर सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर, वो जो लड़का जो कि उन लेवल्स को हार्ड बना रहा था, वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक थे। वैसे फ्रॉगी कह रहा था कि बहुत बढ़िया, ये सच में वैंगलिंग ने कमाल कर दिया। वैसे वहाँ दूसरी तरफ वो लड़का जिंग को भी अभी एक दूसरे गेम सेंटर में बैठा हुआ था। वो वहाँ स्कोर बोर्ड देख रहा था कि आखिर कौन है जिसका स्कोर इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक ही स्कोर बोर्ड चलता है। तो इस वजह से यहाँ पर वैंगलिंग जितना भी स्कोर बना रहा था उस वजह से जिंग का स्कोर पीछे छूटता जा रहा था। अब यहाँ पर वैंगलिंग अगले गेम की तरफ आया था। ये गेम नहीं, बस एक सामने बॉल लगी हुई थी जो कि एनर्जी बॉल है। इस बॉल पर बस अपनी तलवार को हिट करना है। इस चीज में उनकी स्ट्रेंथ पता लगेगी, सामने वाली जितनी ताकत से हो सके उतनी ताकत से हिट कर सके। इस पर तो यहाँ पर सनरॉन्ग को तलवार लेनी पड़ती है जो कि सामने से उन्हें मिल रही थी। सनरॉन्ग तलवार लेकर वैंगलिंग को दे देती है और वैंगलिंग उसे ले लेता है। तब वैंगलिंग की जो शॉर्ट स्पिरिट थी वो कहती है कि तुम
बस धीरे से उसे टच कर देना, क्योंकि हमें ज्यादा स्कोर नहीं बढ़ाना और वैसे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाने। वैंगलिंग बात मानते हुए बस उसे धीरे से तलवार को सामने बॉल पर टच कर देता है, जिस चीज से वो बॉल टूट जाती है और सामने की दीवार भी टूट जाती है। साथ ही वो मशीन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस वजह से जो स्कोर बोर्ड था वो फिर से शेक करता है और वैंगलिंग का स्कोर फिर से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम अभी जिंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कह रहा था कि आखिर ये कौन है जिसने मेरे स्कोर को तोड़ दिया। वैसे बाद में हम देखते हैं कि इतना ज्यादा हाई स्कोर क्रिएट करने के बाद वैंगलिंग को सभी स्कोर के बदले सॉफ्ट टॉय दिया गया था और जैसे वैंगलिंग सनरॉन्ग को दे देता है। सनरॉन्ग कहती है कि इसे तो तुमने जीता है तो ये मुझे क्यों दे रहे हो, पर वैंगलिंग इस पर कुछ ना कहते हुए बस उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द रिकवर कर लेना चाहिए। अब सनरॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो उसे सॉफ्ट टॉय को लेते हुए और ये उसके लिए गिफ्ट था। जैसे बाकी सभी ने उसे अलग अलग गिफ्ट दिए थे, वैसे ही वैंगलिंग की तरफ से ये उससे मिला था। वो खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंगलिंग वहाँ सनरॉन्ग के घर से निकल चुका था। बाहर आने के बाद फ्रॉगी वैंगलिंग से कह रहा था कि तुमने खेल खेल में अपना स्कोर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा लिया है। इस चीज से 4 एलिफेंट में से एक गुस्सा हो सकता है। यहाँ पर वो उस लड़की जिंग की बात कर रहा था। वैंगलिंग पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो उस पर फ्रॉगी बताता है कि ये सोर्ड स्केट में से 4 लोग हैं। वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है अपने स्कोर को लेकर। उसे हमेशा अपना स्कोर हाई पर चाहिए था, मगर तुमने उसको स्कोर को तोड़ दिया है। शायद वो तुमसे बदला लेगा। इस पर वैंगलिंग कहता है जो होगा देखा जाएगा। लास्ट में बस हमें जिंग को देखते हैं, जो कि अभी अपना गुस्सा उस बॉल के ऊपर निकाल रहा था, पर वो बॉल टूट नहीं रही थी। इस वजह से वो अपनी तलवार तोड़ देता है और कहता है कि जो कोई भी है उससे मैं बदला लेकर रहूंगा। और यहाँ पर भी अभी सिर्फ उसके 3 मेंबर आए थे। वो बात कर रहे थे कि उनका जो चौथा मेंबर है जिंग, वो अभी कहाँ पर है। इस चीज पर एक मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि हम उसे निकाल क्यों नहीं देते, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त उसी पर्सन को ढूंढने के लिए निकला था जिसने उसका वो रिकॉर्ड तोड़ा है। और हम उसके हाथ में एक फोटो भी देखते हैं जिस पर सनरॉन्ग की इमेज बनी हुई थी। इसका मतलब उसे पता चल चुका है कि सनरॉन्ग ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि वैंगलिंग ने जिस गेम की आईडी से वो रिकॉर्ड तोड़ा था वो सनरॉन्ग की थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं वैंगलिंग के स्कूल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वैंगलिंग के टीचर वोंग और वैंगलिंग की ही क्लास टीचर अभी बात कर रहे थे। अभी उनके बीच में बात ये चल रही थी कि उनकी जो फिजिकल सोर्ड आर्ट क्लास है उसे कौन संभालेगा। वैसे वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उन्हें वो क्लास नहीं संभालने, बल्कि वो इसलिए लड़ रहे थे उन्हें ही वो क्लास संभालनी थी। जो वैंगलिंग के क्लास टीचर वोंग है वो कह रहे थे कि उन्हें ही ये क्लास संभालनी है, लेकिन जो फीमेल टीचर थी वो ये कह रही थी कि नहीं, मिस्टर वोंग पहले ही ज्यादा आप सभी क्लास को संभाल रहे हैं, इस वजह से उन्हें मौका चाहिए। पर अब हम तभी देखते हैं कि जब वो लोग इस चीज में लड़ रहे थे उसी समय वहाँ पर कोई आ जाता है। अभी कोई ओल्ड मैन थे, वो दोनों ही पहले तो नहीं पहचाने थे, पर अब टीचर वोंग ओल्ड मैन को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सोर्ड मास्टर है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वैसे जो टीचर पेन है वो उन्हें नहीं पहचाननी थी, मगर फिर सोर्ड मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा थी। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या मेरी 10% स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें विश्वास दिलाती है कि मैं ही सोर्ड मास्टर हूँ, या फिर मैं और एनर्जी का यूज करूँ। ये सुनकर वो डर जाते हैं और तुरंत ही हाँ कर देते हैं। वैसे उन्हें नहीं पता था कि ये यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो जब वो पूछते हैं तो सोर्ड मास्टर बताते हैं कि असल में वो यहाँ पर उस क्लास को संभालने के लिए आए हैं जिसको लेकर मिस्टर वोंग और टीचर पेन लड़ रहे हैं। वैसे वो लोग मना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो पूछते हैं कि आखिर सोर्ड मास्टर उस क्लास को क्यों होस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि असल में इस जगह पर उनके पास एक सक्सेसर के लिए आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें उनका सक्सेसर भी इसी स्कूल में मिलेगा। अब मिस्टर वोंग उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं अपना स्कूल दिखाने के लिए, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि टीचर पेन से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि नहीं चाहते कि उनकी क्लास कोई और संभाले। तो इस पर सोर्ड मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि सच में ये मुझे हरा सकती है। वैसे वहां पर टीचर पेन मन में सोच रही थी कि मुझे बताना होगा कि यहाँ टीचर कौन है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अभी क्लास से सभी लोग यहाँ पर सोर्ड मास्टर और मिस्टर वोंग को आसपास घूमते हुए देख रहे थे। असल में मिस्टर वोंग सोर्ड मास्टर को वो स्कूल दिखा रहे हैं और यहाँ पर क्लास में ये सब बात कर रहे थे कि आखिर ये ओल्ड मैन है कौन, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये कौन है। बस उन्हें पता था कि ये उनकी नए टीचर होने वाले हैं। वैसे उन्हें लग रहा था कि ये तो ओल्ड मैन है, ये हमें क्या ही सिखाएंगे, पर इस पर चेन कहता है कि नहीं, शायद ये कोई पावरफुल मास्टर है, तभी तो इन्हें यहाँ में सिखाने के लिए बुलाया गया है। वैसे वैंगलिंग जानता था कि ये कौन है, मगर वो सोच रहा था कि आखिर सोर्ड मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी उसकी जो सोर्ड स्पिरिट है वो बाहर आकर उससे कहते हैं कि एक सोर्ड मास्टर दूसरे सोर्ड्स में की विल को पहचान पाते
कहते हैं शायद ये यहाँ पर अपने सक्सेसर के लिए आए होंगे। इस चीज पर वैंगलिंग कहता है कि फिर तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वॉर्ड मैनशिप में तो मैं इन बाकी सब में से अच्छा नहीं हूँ। लेकिन इस चीज पर उसकी स्पिरिट को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब हम देखते हैं कि उनकी क्लास टीचर यानी कि टीचर पेन वहाँ आती है और सभी से कहती है कि अभी जब तक स्वॉर्ड मास्टर को स्कूल दिखाया जा रहा है तब तक तुम्हारी स्वॉर्ड क्लास पोस्टपोन की जाती है। इस वजह से यहाँ पर अभी वो कुछ क्विज गेम लेकर आई थी। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गए थे क्योंकि उन्हें स्वॉर्ड आर्ट क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट था। वैसे इधर हम देखते हैं कि वैंगलिंग जब अपनी किताब को खोलता है तो उसके ऊपर एक डायग्राम सा बना हुआ था। जब स्वॉर्ड मास्टर उससे पूछती है ये क्या है तो इस पर वैंगलिंग बताता है कि ये मिनी फॉर्मेशन है। इस चीज से वो किसी एक पर्सन की पोजीशन को फाइंड कर सकता है। वो बताता है कि ये उसने जिंग के लिए बनाया है जो कि अभी सनरोंग पर अटैक करने के लिए यही वो आसपास घूम रहा है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम जिंग को देखते हैं जो कि सच में अभी उसी तरफ आ रहा था। वो यहाँ पर देखता है कि वो जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएगा और अभी उसे सनरोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर तभी वो नोटिस करता है कि शायद कोई उसके ऊपर नजर रखा हुआ है। वो फैसला करता है कि वो सनरोंग के साथ साथ उससे भी बदला लेकर जिसने उसके ऊपर अभी नजर रखी हुई है। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी जो स्वॉर्ड मास्टर हैं वो इस वक्त मिस्टर वोंग से कह रहे थे कि ये टीचर पेन तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। असल में इन लोगों को पता चल चुका था कि टीचर पेन का प्लान क्या है। टीचर पेन क्या कर रही है कि उनको जो स्वॉर्ड आर्ट क्लास संभालने को नहीं मिली, इसलिए वो यहाँ पर बच्चों को क्विज गेम खिलाकर बोर कर रही है और साथ ही साथ उन्हें थका रही है, क्योंकि अगर कोई भी 2-3 घंटे पढ़ेगा उसके बाद उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। इस वजह से अभी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आया था। वैसे तभी स्वॉर्ड मास्टर अपने वैंगलिंग और उसके पूरे ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर चेन बहुत ही ज्यादा दुखी था कि ऐसे तो हम कभी भी स्वॉर्ड आर्ट क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट थक चुके हैं, कोई भी आने को तैयार नहीं है। मगर अब स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि वाह तुम लोग यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब वो लोग उन्हें एलो करते हुए वापस लौटने लगते हैं। ये देखकर स्वॉर्ड मास्टर पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस चीज पर वो सभी कहते हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि सारे स्टूडेंट थके हुए हैं और कोई भी यहाँ पर आने की हालत में नहीं है। लेकिन जब स्वॉर्ड मास्टर अपनी पावर दिखाते हैं जिसे देखकर चेन कहता है देखा मैंने कहा था कि स्वॉर्ड मास्टर जरूर ही कोई पावरफुल मास्टर है, वरना उन्हें यहाँ पर हमें सिखाने की परमिशन दी नहीं जाती। वैसे असल में यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर भी आर्ट ऑफ लेविएशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये मैं तुम लोगों को भी सिखा सकता हूँ पर इसके लिए तुम्हें क्लास ज्वाइन करनी होगी। अब वो लोग सोच रहे थे कि वो क्लास ज्वाइन कैसे करें क्योंकि टीचर पेन तो उनकी क्लास लगा रही हैं और अगर उन्हें पता चला कि वो यहाँ पर आए हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाने लगेगी। और वैसे भी बाकी स्टूडेंट तो 2-3 घंटे पढ़ने के बाद इतना थक जाते हैं कि वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। पर तभी सनरोंग कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये बात सुनकर स्वॉर्ड मास्टर कहने लगते हैं कि तुम इनमें से बहुत ही ज्यादा समझदार हो। वैसे यहाँ पर हमें आइडिया नहीं बताया जाता, बस हमें अगले सीन में अब टीचर पेन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अभी क्विज पूरा होने के बाद टीचर पेन अपने ऑफिस में से वापस आई थी जहाँ पर मिस्टर वोंग भी बैठे हुए थे। अब तभी वहाँ पर सनरोंग और वैंगलिंग आते हैं। सनरोंग यहाँ पर कहती है कि क्विज गेम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और वो चाहते हैं कि अब क्विज गेम को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाए। ये बात सुनकर टीचर पेन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कहती है कि हाँ तुम स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा समझदार हो और वो मिस्टर वोंग से कहती है कि देखा मेरा आइडिया इतना अच्छा था। और इसके बाद अब वो सीधा ही क्लास में चली जाती है उन लोगों को पढ़ाने के लिए। क्लास पूरे 2 घंटे चलती है। अब दोपहर के 12 बज चुके थे। वो ऑफिस में आती है और बैठी थी और लंच करने लगती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर चेन और वैंगलिंग आ चुके थे। चेन भी यही सेम चीज कहता है कि अभी हमें और क्विज गेम खेलना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ग्रो करें। और इस चीज में वैंगलिंग भी उनकी मदद करना चाहता था। वो भी बस यस कह देता है, जिस वजह से अब टीचर को भी बात माननी पड़ रही थी और ना चाहते हुए भी फिर से उठ कर जाती है। अब फिर से क्लास 2 घंटे के लिए चलती है और हम देखते हैं कि अब 2 बज चुके थे। टीचर वापस से ऑफिस में आकर बैठी ही थी, तभी चेन और वैंगलिंग वहां पर आ जाते हैं। वो सेम वही प्रोसेस यूज करते हैं जो कि उन्होंने पहले यूज की थी और फिर से टीचर को हाँ करनी पड़ती है। और फिर से अब 2 घंटे की क्लास के बाद जब 4 बज चुके थे, टीचर बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। वो जानती थी कि ये लोग जरूर फिर से आएंगे, इस वजह से वो तुरंत ही गेट लॉक कर देती है और मिस्टर वोंग से कहती हैं कि अगर कोई भी गेट नॉक करे तो हमको बिल्कुल चुप रहना है। तभी गेट नॉक होता है। हम देखते हैं कि बाहर वैंगलिंग, सनरोंग और लिन तीनों ही खड़े हुए थे, लेकिन अभी गेट कोई नहीं खोल रहा था। इस वजह से वैंगलिंग लिंग से कहती है कि यहाँ कॉरिडोर में कोई कैमरा नहीं लगा है, तुम थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। वैंगलिंग अपनी एक उंगली आगे करते हुए थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो गेट टूटने लगता है। मगर गेट के दूसरी तरफ जो दीवार थी वो भी टूट जाती है। टीचर कहती है कि तुमने गेट को तोड़ा, मैं गेट खोल ही रही थी। वैसे वो ये भी कहती है कि मुझे लगता
है कि तुम अभी स्टूडेंट अब बहुत ही ज्यादा थक चुके होंगे, इसलिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पर इस चीज पर वो सनरॉन्ग और लेन दोनों ही आगे बढ़ते हुए टीचर को पकड़ लेते हैं और उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपको हमें पढ़ाना ही होगा, और इसके बाद वो जबरदस्ती टीचर पेन को वहां से लेकर चले जाते हैं। उनकी हालत रोने जैसी हो रही थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी टीचर पेन चुप कर एक वॉशरूम में आई हुई थी, जिससे कि किसी को पता ना चल सके। लेकिन फिर सनरॉन्ग वहां पर आ जाती है और गेट नॉक करने लगती है। बहुत देर नॉक करने के बाद फिर टीचर पेन को वहां से बाहर आना पड़ता है। वो बहुत थकी हुई थी। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपनी स्वॉर्ड आर्ट क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए, हम क्विज गेम बाद में भी खेल सकते हैं। तो सनरॉन्ग पूछती है कि क्या आप हमें स्वॉर्ड स्किल के बारे में सिखाओगी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी फ्यूचर में सिखा दूंगी। और इसके बाद अब वो वहां से चली गई थी। सनरॉन्ग बाहर आती है। यहाँ पर वैंगलिंग ड्राई नूडल्स खा रहा था। वो दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि फाइनली उसका मिशन कामयाब हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट यहाँ स्वॉर्ड आर्ट क्लास के लिए तैयार थे और बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। अब स्वॉर्ड मास्टर सभी को वहाँ पर आगे बुलाते हैं और सभी को दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बॉल वहाँ पर रखी है। वो कहते हैं कि बॉल 10 किलो की है और अभी इनको फेंक कर सभी की स्ट्रेंथ चेक होगी और इसी के बेसिस पर वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे कि किन किन स्टूडेंट को सिखाना है और किन्हें नहीं। यहाँ पर सबसे पहले वो बॉल फेंक कर चैन को देते हैं। चैन बॉल को उठाता है और उसे फेंकता है, तो वो बॉल करीबन 100 मीटर दूर गई थी, जिस वजह से वो चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अब बारी आती है वैंगलिंग की। वो वैंगलिंग को बॉल देते हैं। वैंगलिंग देखता है कि बॉल बहुत ही ज्यादा हल्की लग रही थी, लेकिन फिर वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से पहले तो उस बॉल को थोड़ा सा वेट बढ़ा देता है। जैसे वो स्वॉर्ड स्पिरिट अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो उस बॉल का वेट मिलियंस टाइम बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी वैंगलिंग के लिए उसे फेंकना बहुत ही ज्यादा आसान था। वैंगलिंग बॉल लेता है और बहुत ही तेजी से वहां से फेंकता है, मगर हम देखते हैं कि बॉल सिर्फ 50 मीटर दूर जाकर गिरी थी। ये चीज देखकर वहां वो मास्टर शॉक थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वैंगलिंग इस बॉल को बहुत ही दूर फेंकेगा। दूसरी तरफ सनरॉन्ग भी शॉक हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वैंगलिंग उस बॉल को यूनिवर्स में भेजने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगलिंग कहता है कि परफेक्ट, ये बॉल ज्यादा दूर नहीं गई, मगर स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि नहीं, ये कहो कि टाइमिंग अच्छी थी क्योंकि बॉल एक बार वर्ल्ड का पूरा चक्कर लगाकर आ चुकी है। इसके बाद हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जब वैंगलिंग उस बॉल को फेंकता है तो वो बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ जा रही थी। तो वो वर्ल्ड का पूरे चक्कर लगाने के बाद सीधा जाकर फ्रॉगी से टकराती है, जो कि अभी यहीं इसी तरफ आ रहा था। उससे टकराने के बाद बॉल ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली थी। वो फ्रॉगी के ऊपर से होते हुए सीधा यहाँ स्कूल में आकर गिरती है और वैंगलिंग के सिर्फ 50 मीटर आगे गिरती है। अभी वो जो मास्टर थे, स्वॉर्ड मास्टर, वो वैसे तो वैंगलिंग को सेलेक्ट नहीं कर पाते, पर उन्हें वैंगलिंग की ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए वो वैंगलिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे दूसरी तरफ वहां पर लेन जानती थी कि अभी अभी क्या हुआ, इस वजह से जब वो सनरॉन्ग को ये बात बताती है तो सनरॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर खड़े हुए थे क्योंकि क्लास पूरी हो चुकी थी। तभी वहां पर मिस्टर वोंग आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आपको अपना सक्सेसर मिला। इस चीज पर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे वैंगलिंग से थोड़ी सी उम्मीद थी पर उसका स्कोर बाकी उससे कम रह गया, मुझे भी क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए। इस चीज पर मिस्टर वोंग कहते हैं कि क्या सच में आप स्टूडेंट को अभी पढ़ाना चाहते हो। तो इस चीज पर वो कहते हैं कि हाँ, जब तक मुझे सक्सेसर मिल नहीं जाता तब तक मैं स्कूल से नहीं जाऊंगा। वैसे वो ये भी बताते हैं कि उन्हें खबर मिल चुकी है कि कोई यहाँ पर आ रहा है लड़ने के लिए, पर अभी उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें उनकी एनर्जी यहाँ पर महसूस नहीं हो रही। में हम वैंगलिंग को देखते हैं जो कि अभी घर पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसकी मदर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहती है कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। इस पर वैंगलिंग कहता है चिंता मत कीजिए, मैं अभी स्कूल जा ही रहा हूँ। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यूज चल रही थी जिसमें न्यूज एंकर बता रही थी कि कल मैजिक स्वॉर्ड टीम ने जिंग को पकड़ लिया है। असल में जिंग की उनको तलाश थी और इसे जू ने पकड़ा है। वैंगलिंग यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। असल में हुआ ये था कि जब वैंगलिंग ने बॉल फेंकी तो वो जाकर सीधा जिंग को लगी थी। जिंग नीचे गिर गया था और मैजिक स्वॉर्ड वालों को पहले ही उन चारों मास्टर की तलाश है जिनमें से जिंग एक है। यहाँ पर सारा क्रेडिट इस बार भी जू को मिल गया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी वो चारों में से वो तीनों मास्टर्स अपने मेन मास्टर को प्रणाम कर रहे थे और यहाँ पर बैठकर वो कह रहे थे कि आज भी जिंग नहीं आया। तभी एक मास्टर सारी बात बताता है कि ये बात सुनकर सभी शॉक थे। इसके बाद अब वो जिंग की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाना चालू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि हम इस चीज का बदला लेकर रहेंगे। बाकी उनके बीच एक मास्टर कहता है कि हम सभी को जाने की जरूरत नहीं है, हम में से अगर कोई एक भी चला जाता है तो इस चीज का बदला वो ले सकता है। इसके बाद अब वो वहाँ जाने लगे थे और सभी जो लास्ट में जा रहा था वो बहुत हंस रहा था
था। वो कह रहा था कि ये जिस भी लड़के ने या लड़की ने किया है उसे इस चीज का बदला पूरे स्कूल को चुकाना होगा। और उसके बाद अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है, हम वैंगलिंग के स्कूल में आ चुके थे। यहाँ पर वैंगलिंग के टीचर वोंग सभी को पढ़ा रहे थे स्पिरिचुअल बीइंग्स के बारे में। वो बता रहे थे कि किस तरह से अर्थ पूरी तरह से स्पिरिचुअल बीइंग्स से कवर्ड है, मतलब अर्थ के अंदर पूरे क्रस्ट तक स्पिरिचुअल बीइंग्स फैली हुई है। वो ये बात बताते हैं कि यही वो चीज है जिसकी वजह से उन सभी को एनर्जी मिलती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जिस दिन मौसम खराब होता है या फिर कभी कभी तो अपने आप ही थोड़ा कमजोर या फिर आलस से महसूस करते होंगे तो वो स्पिरिचुअल बीइंग्स की कम एनर्जी की वजह से होता है। यहाँ वो सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। तभी चेन हाथ ऊपर करके कहता है कि अगर ये सब स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल बीइंग्स की कमी से होता है तो क्या हम आर्टिफिशियल इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस चीज पर उनके टीचर वोंग बताते हैं कि ये पॉसिबल है, ऐसा किया नहीं जा सकता। लेकिन चैन कहने लगा कि नहीं, हर चीज पॉसिबल है, अगर हम कोशिश करें तो शायद हम कर सकते हैं। पर इस चीज पर टीचर कहते हैं कि नहीं, ये पक्का नहीं है कि हर चीज पॉसिबल हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम वैंगलिंग को देखते हैं जिसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन जब ये बाकी लोग भी खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ बर्फ गिर रही थी। ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके वहाँ अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस टाइम पर बर्फ गिरना तो नामुमकिन था। अब टीचर वहाँ से चले गए थे और ये लोग भी अभी बाहर बर्फ गिरते हुए देख रहे थे। तभी वैंगलिंग की शॉर्ट स्पिरिट उसके पास आकर कहती है कि हमें बाहर चलना चाहिए। इस पर वैंगलिंग कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंगलिंग के टीचर वोंग इस वक्त वही स्वॉर्ड मास्टर के पास आकर उनसे बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बर्फ मुझे खतरनाक लग रही है, लेकिन इस चीज पर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, ये खतरनाक है और मैं खतरा महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अब टीचर वोंग शॉक होकर पूछते हैं कि आखिर क्यों। तो इस चीज पर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने सक्सेसर को ढूंढने के लिए आया हूँ, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि हम इस प्रॉब्लम को रोकें। मुझे लगता है कि वो खुद आगे आकर इस प्रॉब्लम को खत्म करेगा और अगर वो सामने आया तो मुझे मेरा सक्सेसर मिल जाएगा। लेकिन ये सुनकर टीचर वोंग कहने लगे हैं कि ऐसा तो बच्चे खतरे में डल सकते हैं, लेकिन इस चीज पर स्वॉर्ड मास्टर कहने लगे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो यहाँ पर मैं हूँ। और इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। मगर अभी टीचर वोंग थोड़े शॉक लग रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि कहीं ऐसा उस स्वॉर्ड इमोर्टल चेन के कारण तो नहीं हो रहा। यहाँ पर अभी वो हमारे वाले चेन की नहीं बल्कि किसी और चेन की बात कर रहे थे। वैसे इस चीज पर स्वॉर्ड मास्टर कोई जवाब नहीं देते, जिस वजह से टीचर वोंग इसे हाँ समझते हैं। वैसे इसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप सच में इस प्रॉब्लम को हैंडल करने वाले हैं तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अब वो वहाँ से चले गए थे और फिर सीन चेंज होकर वैंगलिंग के पास आता है। हम देखते हैं कि अभी वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रहा था जहाँ पर पूरे में बर्फ जमी हुई थी। वो वहाँ पर आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर से चेक करता है तो उसे दिखता है कि पूरे स्कूल को एक बड़े से बैरियर ने घेर रखा है। वो समझ गया था कि इसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है। वैसे यहाँ पर उसकी शॉर्ट स्पिरिट उसे बताती है कि जिस किसी भी का ये काम है उसने यहाँ स्कूल के नीचे जितना भी स्पिरिचुअल बीइंग्स है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस चीज से स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। वैंगलिंग कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसे मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। वैसे अब वहाँ वैंगलिंग अपना हाथ ऊपर कर उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लगा था। इतने में ही वहाँ पर उसका दोस्त चेन और गोहाओ आ गए थे और वो यहाँ स्नोबॉल अभी वैंगलिंग की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वैंगलिंग को पहले से पता था, इस वजह से वो उस स्नोबॉल को डोज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर चेन वैंगलिंग से कहता है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्नोबॉल्स हैं और उसके बाद वो लगातार स्नोबॉल्स फेंके जा रहे थे। वैंगलिंग हर किसी स्नोबॉल से बच रहा था, पर स्वॉर्ड स्पिरिट उसे समझाती है कि हमारे ऊपर कोई नजर रख रखा है, अगर तुम इन सभी चीजों को डोज करोगे सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए वैंगलिंग अब जानबूझकर उन स्नोबॉल्स को अपने चेहरे पर पड़ने दे रहा था। मगर अब तभी वहाँ पर सनरोंग और लिन भी आ चुकी थी और यहाँ पर चेन से कह रही थी कि वैंगलिंग अकेला इस वजह से तुम उस पर हमला कर रहे हो, अब हम भी इसकी तरफ से लड़ेंगे। अब इसके बाद उनमें स्नोबॉल फाइट चालू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे की तरफ स्नोबॉल फेंक रहे थे। वैंगलिंग ने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया था। खेलते वक्त यहाँ पर वैंगलिंग की शॉर्ट स्पिरिट उससे कहती है कि हमें अभी बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं किया है, पर इस चीज पर वैंगलिंग लिंग से कहता है कि अभी बहुत टाइम है, इस चीज में हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब वो वापस से खेलने लगा था। खेलते हुए वो लोग एक स्नो फ्रॉगी भी बनाते हैं। ये फ्रॉगी का बड़ा सा स्नो स्टैचू था। इसके बाद वो फिर से बर्फ के साथ खेलने लगे थे। हम देखते हैं कि वो बर्फ की मदद से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से आमने सामने वाले के अटैक को रोक रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर वैंग और टीचर वोंग इन लोगों को देखते हुए कह रहे थे कि सच में बच्चा होना कितना ज्यादा अच्छा होता है। अब लेकिन तभी वो
वो लोग नोटिस करते हैं कि अचानक से ठंड बढ़ने लगी है और जो बर्फ गिर रही थी उसकी रफ्तार अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। यहाँ नीचे इन सभी को भी ठंड लगने लगी थी। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोहाओ को तो इस वक्त कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों के कपड़े बहुत ही ज्यादा स्पेशल सिल्क वॉर्म के धागों से मदद से बने हैं, ये कभी ठंडे हो ही नहीं सकते। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे तो हमें गर्मी लगनी चाहिए। मगर अब वो लोग भी शॉक थे। इसके बाद अब वो वापस से स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त टीचर पेन अभी कुछ लिख रही थी, लेकिन लिखते लिखते उनकी इंक बर्फ से जम जाती है। वो इस चीज से शॉक थी। वो कह रही थी कि ये क्या हो रहा है और आखिर ये स्कूल के नीचे की स्पिरिचुअल बीइंग्स कम क्यों हो रही है। वहाँ पर टीचर वोंग भी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी शॉक हूँ, ना जाने यहाँ क्या चल रहा है। वैसे वो ये भी कह रहे थे कि चिंता करने की बात नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा है कि अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो वो इस चीज को सॉल्व कर देंगे। अभी वो बस अपने सक्सेसर को ढूंढना चाहते हैं, इस वजह से वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब टीचर पेन कहने लगती है कि क्या उन्हें अभी तक उनका सक्सेसर नहीं मिला। इस चीज पर टीचर वोंग कहते हैं कि नहीं। टीचर पेन बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सक्सेसर सनरोंग हो, पर अब टीचर वोंग कहते हैं कि हाँ हो भी सकता है, लेकिन ये शो होकर हम नहीं कह सकते। इस वजह से स्वॉर्ड मास्टर ये बात नहीं मानेंगे। वैसे टीचर पेन यहाँ पर और बाकियों का भी नाम ले रही थी, जैसे कि चेन, लिन और गोहाओ, मगर फिर वो लास्ट में जब वैंगलिंग का नाम लेते हैं तो वो भी हंसने लगी थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि वैंगलिंग ज्यादा ताकतवर नहीं है। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सनरोंग, गोहाओ, लिन और चेन चारों ही अभी अपनी क्लास की तरफ भाग रहे थे, लेकिन क्लास के गेट के पास आने के बाद चेन गेट खोलने के लिए उसे टच करता है तो उसके हाथ गेट से चिपक जाते हैं और जम जाते हैं। तभी वहाँ अंदर से आवाज आती है कि मॉनिटर चेन, क्या आप बाहर हो? आप गेट को टच मत करना वरना आपकी बॉडी जम जाएगी। ये सुनते ही चेन तुरंत अपना हाथ उस पे से हटा लेता है और बर्फ को तोड़ देता है। उन्हें पता चलता है कि अंदर एक स्टूडेंट ऑलरेडी गेट से चिपका हुआ है, मगर यहाँ देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस स्टूडेंट ने अपनी जीभ उस गेट से क्यों लगाई थी और अब इसकी जीभ वो गेट से चिपकी हुई थी। चेन तो गेट तोड़ने वाला था, लेकिन गोहाओ उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, हम स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते। अब चेन उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि हाँ, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं अपनी फायर पावर से इसे आराम से पिघला सकता हूँ, मतलब यहाँ पर वो उसे गर्म कर देगा, जिससे कि सामने उस लड़की की जान बच जाती है और गेट खुल जाता है। वो तुरंत अपने हाथ आगे करते हुए बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। सनरोंग यहाँ पर गोहाओ और लिन से कह रही कि अगर इसे ये टेक्निक आती है तो इसमें इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहा है, ये टेक्निक तो हम सभी को सिखाई गई थी। इस चीज पर गोहाओ कहता है कि नहीं, ये बस खुद को मोटिवेट कर रहा है जिससे कि इसकी पावर और ज्यादा बढ़े। लेकिन अब जब चेन अपनी उंगली आगे करते हुए उस फायर पावर को क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वो फायर बहुत ही कम बनी थी। इसका कारण हमें पता है कि इसका कारण बस यही है कि स्पिरिचुअल बीइंग्स के कम होने की वजह से उनके स्कूल की स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम हो चुकी है, इसलिए वो किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और मेन कारण ये है कि जिस वजह से उन्हें ठंड लग रही है और उनके वो कपड़े काम नहीं कर रहे। पर अब इन लोगों को ये नहीं पता था। इस वजह से यहाँ पर गोहाओ कहने लगता है कि टीचर ने हमें कहा था चीज पर प्रैक्टिस रोज करनी है, तुमने प्रैक्टिस नहीं की। इस चीज से अब डिप्रेस होकर चेन वहाँ से भाग गया था। अब गोहाओ की बारी थी। वो जैसे ही इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि उसके भी सेम उतने ही फायर आई थी जितनी भी चेन की आई थी। इस वजह से वो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था और वो जितना डिमोटिवेट नहीं हुआ था उससे ज्यादा करने के लिए चेन वहाँ पर आकर कहता है कि कोई नहीं भाई, होता है, लगता है तुमने भी अभी प्रैक्टिस नहीं की। अब यहाँ पर लिन कह रही थी कि उसे नहीं लगता कि ये सिर्फ चेन की प्रैक्टिस ना करने की वजह से हो रहा है। अब इस चीज पर सनरोंग कहती है कि हम भी कोशिश करना चाहिए। जब वो दोनों ट्राई करती हैं तो यहाँ पर उनकी फिंगर में से भी उतनी ही फायर आती है जितनी की इन दोनों में से आई थी और जैसे ही हल्की सी हवा चलती है तो अचानक से वो फायर भी बुझ जाती है। अब वो लोग चिंता करने लगे थे कि ये क्या हो रहा है और उनकी पावर कम क्यों होने लगी। तभी सनरोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करते हुए बताती है कि यहाँ पर इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से लो हो चुकी है। इस वजह से जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो लोग अपने हाथ में से क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल रेत की तरह बिखर रही थी। अब वो लोग समझ चुके थे कि यहाँ क्या हो रहा है। इस चीज पर गोहाओ कहने लगता है कि अगर हम किसी तरह से स्पिरिचुअल बीइंग्स को रिपेयर कर देंगे तो शायद ये स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से बढ़ सकती है। लेकिन जब वो इतना कह रहा था तभी वहाँ पर लिन चिल्लाती है क्योंकि अभी उसे बहुत ही ज्यादा तेज ठंड लगने लगी थी। यहाँ सनरोंग बताती है कि वो वाटरफ्लाई क्लैन से है, इस वजह से वो लोग ठंडे को सह नहीं सकते। उसे इतनी देर से ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि उसे कपड़े थोड़े बहुत असर कर रहे थे, पर अब उन्होंने भी असर करना बंद कर दिया है। लिन की हालत खराब होते देख चेन उसे उठा लेता है। वो लोग अभी टीचर के पास जाने लगे थे। यहाँ पर सनरोंग मन में सोच रही थी कि अब सिर्फ वैंगलिंग ही कुछ कर सकता है, ना जाने वो कहाँ पर है। और यही सेम
सेम चीज यहाँ पर गोहो कहता है और आखिर में ये वैंगलिंग कहाँ गया। वैसे इसके इतना कहते ही यहाँ सीन चेंज होकर सीधा ही वहाँ ग्राउंड की तरफ आ जाता है। यहाँ पर हम उन चारों लोगों में से एक मास्टर को देखते हैं। अभी तो जिंग पकड़ा गया है, ये उन तीनों में से एक था और यही था जो कह रहा था कि हम सबको जाने की जरूरत नहीं है, हम में से कोई एक ही वहाँ जाकर उस पूरे स्कूल को खत्म कर सकता है। इस वक्त ये सब बर्फ इसी का काम था। इसने अपनी तलवार को जमीन में लगाते हुए वहाँ के स्पिरिचुअल बींग्स को रोक दिया था और उन्हें एब्सॉर्ब करने लगा था और साथ ही साथ ये स्नो जो कि गिर रही है, ये उसकी पावर है। वो धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा देता है क्योंकि जब उसे स्पिरिचुअल बीइंग से स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जा रही है, इस वजह से उसकी पावर और भी बढ़ती जा रही थी। फिर आखिर वैंगलिंग ने असल में पहले वो जो चीज बनाई थी वो स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए है। इस वजह से वो यहाँ पर जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी का फोर्स जमीन में डालता है तो अब वहाँ की जो स्पिरिचुअल बीइंग्स थी वो फिर से रिपेयर हो चुकी थी और जैसे स्पिरिचुअल बीइंग्स रिपेयर होती है तो आसपास जो बर्फ थी वो बहुत ही स्पीड से पिघलने लगती है। दूसरी तरफ वो जो स्टूडेंट थे उनके आसपास जो बर्फ जमी हुई थी वो भी पिघल गई थी और यहाँ पर लिन को भी ठंड लगना बंद हो गया था। लेकिन जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो चेन के हाथ में है, इसलिए अब वो तुरंत उतर जाती है। वैसे हम देखते हैं कि उस मास्टर के दूर फेंकने की वजह से वहाँ ऊपर वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया था। इस वजह से अब वहाँ पर हर तरफ धूप फैलने लगी थी। पहले जो पेड़ थे जो कि सूख गए थे वो भी फिर से उगने लगे थे। साथ ही साथ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने की वजह से और भी कई नई पेड़ की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रही थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम आ चुके थे कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान। यहाँ पर अभी कई सारे रिपोर्टर्स जुओ की इंटरव्यू ले रहे थे क्योंकि उसने जिंग को पकड़ लिया है। वैसे यहाँ पर जुओ कुछ कहे इससे पहले ही अचानक से वो ऊपर एक रूफ तोड़कर एक तलवार वहाँ से उनके सामने आ गिरती है। ये वही उसी मास्टर की तलवार थी। इसके बाद अब वो मास्टर भी वहाँ पीछे आकर गिरता है। सभी लोग शॉक थे मगर फिर वो कहते हैं कि क्या जुओ आप ये पहले से जानते थे? तो इस चीज पर जुओ पहले तो थोड़ा कंफ्यूज ही लग रहा था लेकिन बाद में वो पूरा क्रेडिट ले लेता है और फिर इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड होता है। अब यहाँ से एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। हमें सबसे पहले जुओ को दिखाया जाता है जो कि अभी बैठा हुआ था। उसकी एक असिस्टेंट उसके पास आई हुई थी और वो कह रही थी कि सभी लोग वहाँ बहुत ही ज्यादा शॉक है। आखिर एक इमोर्टल कल्टिवेटर एक चाटे में कैसे मर सकता है? यहाँ पर अभी सभी लोग वो 4 लोगों के ग्रुप के सभी उसी मेंबर के बारे में बात कर रहे थे जो वहाँ छत तोड़कर गिरा था। उसके बाद जुओ ने उसे थप्पड़ मार दिया था और उसकी जान चली गई थी और सभी को यही लग रहा था कि जुओ ने उसे मारा है। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। ये तो अच्छा था लेकिन किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक इमोर्टल कल्टिवेटर था जो कि बहुत पावरफुल था। जुओ कहता है कि क्या तुम मेरी ताकत पर शक कर रही हो? इस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं बस ये बताने के लिए आई थी कि उस ग्रुप ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। जुओ ऐसा दिखाता है जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की वो वांटेड पोस्टर दिखाती है जिसके ऊपर इनाम लिखा हुआ था। वो उनके स्पिरिचुअल कॉइन्स में था लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो करीब 23 करोड़ रुपए का इनाम है। ये देखकर अंदर ही अंदर जुओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था और डर भी गया था। लेकिन वो कहता है कि इस सब से कुछ नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस वांटेड पोस्टर पर साफ लिखा हुआ था कि उन्हें जिंदा जुओ नहीं चाहिए। अगर कोई उसे लेकर आ रहा है और वो उसे गलती से मार भी देता है तो भी उन्हें चलेगा। अब जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो जुओ तुरंत ही वैंगलिंग को फोन लगाता है। वो रोते हुए कह रहा था कि मास्टर मुझे हेल्प चाहिए। उसने पहले ही फोन कनेक्ट कर दिया था जिस वजह से वैंगलिंग को सब पता चल चुका था कि क्या चल रहा है। वैंगलिंग उसे कोई जवाब तो नहीं देता मगर फोन रख देता है। वैसे इस वक्त अभी वो अपने पेपर में एक चीज के बारे में लिख रहा था। तो वो ऐसे कपड़े बना रहे हैं जिसमें उसने वे ऑफ हेवन की पावर मिलाई हुई है और अभी वो बहुत ही दिमाग लगा रहा था। इस चीज पर उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट आकर उससे पूछते हैं कि तुम इस पर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? वैसे भी आज तक तुमने किसी चीज पर इतना दिमाग नहीं लगाया। वैंगलिंग कहता है कि मैं इस पर दिमाग नहीं लगा रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मुझे इसे बनाना चाहिए या फिर सेल में जाना चाहिए। वो कागज निकाल कर दिखाता है कि ये एक सेल लगी हुई है जहाँ पर एक स्मॉल रकून नाम का प्रोडक्ट है जो कि असल में ड्राई नूडल्स का दूसरा फ्लेवर है। उस पर 30% डिस्काउंट है। वैंगलिंग कहता है हमें वहाँ चलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंगलिंग और उसके सारे दोस्त अभी उस मॉल की तरफ जाने लगे थे। उस मॉल का नाम कल्टीवेशन मॉल है। वो वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं हर प्रोडक्ट पर सेल लगी हुई है। इन लोगों को भी वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदनी थी। अंदर आने के बाद ये सभी हर चीज को देख रहे थे क्योंकि इन्हें इच्छा थी कि वो हर चीज खरीद लें, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वो वहाँ पर बहुत रेयर चीज की एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगे दाम पे रखी हुई थी। सबसे पहले वो एक पीकॉक विंग नाम के ट्रेजर को देखते हैं जो कि असल में एक बहुत ही ज्यादा पुराने एंशिएंट रूइन के लिए निकाला गया था। उसका प्राइस यहाँ पर 100
100 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। वो लोग उसे लेने का सोच भी नहीं सकते। वैसे हाँ, यहाँ पर सनरोंग अगर चाहे तो वो उसे ले सकती है, लेकिन वो उसे नहीं ले रही थी, क्योंकि ये जितने भी ट्रेजर हैं ये सिर्फ उन्हीं की बातें सुनते हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी में बहुत ही हाई हो और ये खुद से अपना मास्टर चुन सके। अगर ये प्रोडक्ट सामने वाले को अपना मास्टर नहीं चुनते तो सामने वाला इनका कुछ यूज नहीं कर सकता। अब वो आगे बढ़कर एक बोट को देखते हैं। यहाँ पर गो हाउ बताता है कि उस बोट की खासियत क्या है, लेकिन वो जानते थे कि वो इसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी उनके शायद ही मास्टर चुनेंगे और इसकी प्राइस भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थी। तभी गो हाउ कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये स्टोरेज किसी को भी अगर मास्टर चुन ले तो वो मास्टर इनके थॉट को भी सुन सकता है, मतलब उसे इनकी आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ हम पास में ही वैंगलिंग को देखते हैं, जो कि अभी बहुत ही परेशान लग रहा था, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है तब से उसे यहाँ जितने भी ट्रेजर हैं सबकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो सभी उससे कह रहे थे कि वैंगलिंग उसे खरीद ले, लेकिन वैंगलिंग जानता था कि ये उनके किसी काम के नहीं है। इस वजह से वो इनमें से कुछ भी नहीं खरीदता और उन्हें इग्नोर करता है। यहाँ से इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस मॉल के ओनर को देखते हैं। वो यहाँ पर अभी अपने कैमरे में बैठकर सीसीटीवी कैमरा से इन सभी को देख पा रहा था कि ये स्टूडेंट जरूर सेक्शन 60 के हैं, हमें कुछ भी कर इन्हें ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना होगा। वैसे इस ओनर को भी अभी जुओ के बारे में पता चल चुका था कि उसके ऊपर कितना बड़ा इनाम रखा है, लेकिन ये भी कह रहा था कि हम उसके पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि जुओ से तो हमें कोई खतरा नहीं है, उसे हम हरा सकते हैं। पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसके पीछे किसी पावरफुल कल्टिवेटर का हाथ है। अगर उन्हें जुओ को कुछ किया तो इस चीज से वो बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अभी यहाँ पर वो अपने साथी से कह रहे थे कि जाकर मैनेजर को बता दो कि वो इन लोगों को सामान स्पिरिचुअल फोर्स के बदले भी भेज सकता है। अभी ये क्या चीज है हमें थोड़े बाद पता चलेगा। जिसके बाद वो आदमी कहने लगता है कि आप ये क्या बात कर रहे हो, ये तो इलीगल है। यहाँ पर ओनर कहता है कि नहीं, ये इलीगल नहीं है। अगर सामने वाला अपनी परमिशन देकर चीज को खरीदता है तो ये उसकी मर्जी है। अब यहाँ पर वो आदमी मान जाता है और तुरंत ही वहाँ से मैनेजर को कॉल लगाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर मॉल में आ गया था। वहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगलिंग अभी कोई चीज खरीद रहा था जिसके लिए उसे 800 स्पिरिचुअल कॉइन्स देने थे। वो पैसे दे देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पास में ही अभी चेन और गोहाओ एक दूसरी दुकान में पहुंच चुके थे। उस दुकान के अंदर एक स्पिरिचुअल गॉगल्स रखे हुए थे, जिन्हें पहनकर वो एक अगले ही स्टोरेज एरिया में पहुंच गए हैं, जहाँ उसके अंदर कई सारी बॉक्स और स्क्रू रखे हुए हैं जिन्हें ये लोग रीड कर सकते हैं और अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चेन को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। वो कह रहा था कि उसे ये चाहिए। तभी वहाँ पर एक मैनेजर आ जाता है। वो बताता है कि इसका कीमत 60,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स है। ये सुनकर चेन दुखी हो गया था। तभी वो मैनेजर कहने लगता है कि इसके साथ में हम स्पिरिचुअल डंबल भी फ्री में दे रहे हैं। चेन को वो बहुत ही टाइम से चाहिए था। वो सोचता है कि उसे किसी भी तरह से ये लेना होगा, लेकिन 60,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा हैं। वो मैनेजर कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, हम स्पिरिचुअल फोर्स में भी पेमेंट करते हैं। अब वो समझ जाता है कि उसे बस एक डिवाइस में लॉग इन करना होगा, जिसके बाद जब वो आगे जाकर ट्रेनिंग कर स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपने स्पिरिचुअल फोर्स को बढ़ाएगा तो उसमें से कुछ स्पिरिचुअल फोर्स यहाँ पर आएगा। ये हमेशा नहीं होगा, बस उसकी पेमेंट जब पूरी हो जाएगी तब ये रुक जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा ब्याज लग सकता है। अब चेन समझ गया था कि ये गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। गोहा भी समझ रहा था कि नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करो। तभी यहाँ पर वो मैनेजर सामने एक बड़ा सा स्पिरिचुअल एग को भी दिखाता है। वो कहता है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर बीस्ट निकलने के 2% चांस है। नॉर्मली ऐसे एग मिलते तो नहीं है, लेकिन वो सामने से इन्हें बता रहा था कि आप लोग अगर इसे लेना चाहो तो मैं आपको डिस्काउंट के तौर पर ये सिर्फ 100,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स में दे दूंगा। अब गोहाओ को ये स्पिरिचुअल एग चाहिए था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और सोच रहा था कि ये ऑफर हाँ कर देना चाहिए। दूसरी तरफ हम पीछे देखते हैं कि अभी सनरोंग और लिन दोनों ही यहाँ पर इन लोगों को देख रहे थे। लिन तो ये यहाँ पर कह रही थी कि इस मैनेजर को कैसे पता कि इन्हें कौन सी चीज चाहिए, ये उन्हें वही चीज बता रहा है जो सच में इन्हें चाहिए। तभी वहाँ पर वैंगलिंग आ जाता है। वो कहता है कि सिंपल सी बात है, इन लोगों के पास हमारा डाटा है, इस वजह से ये जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और ये हमें वही दिखा रहे हैं। अब वैसे यहाँ पर सनरोंग जानती थी कि अगर चेन और गोहाओ ने यहाँ ये स्पिरिचुअल फोर्स के बदले इन चीजों को ले लिया तो वो बहुत ही बड़ी गलती कर बैठेंगे। इस वजह से वो तुरंत ही आदमी के आते हुए अपना कार्ड दिखाती है कि मैं इनकी पेमेंट करते हुए इन्हें खरीदना पसंद करूंगी। लेकिन इस पर अब वो मैनेजर कहने लगता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन आप कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकती। पहले हम ये अवेलेबल रखे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ सेल की वजह से बहुत सारे लोग ने कार्ड से पेमेंट कर दिया। इस वजह से हम रियल लाइफ स्पिरिचुअल कॉइन्स नहीं ले सकते। वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पिरिचुअल फोर्स से पॉइंट से पेमेंट करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखकर अभी वैंगलिंग समझ
चुका था कि इंटरनेशनल ऐसा कर रहे हैं और यही सेम चीज उसकी शॉर्ट स्पिरिट कह रही थी। वैसे इसके बाद वैंगलिंग आगे आता है, वो कहता है कि ये ड्राई नूडल्स का सेल लगी हुई है। उस पर वो कहता है कि अरे हाँ, हम भूल ही गए थे बताना, इस पर 30% की सेल है। साथ ही साथ एक और चीज, अगर आपको हमारे यहाँ से आज जितना भी सामान खरीदते हैं वो सभी के बदले आपको कुछ चांसेस दिए जाएंगे स्पिन व्हील के अंदर। इसके बाद वो तुरंत ही ताली बजाकर वहाँ पर वो खास बॉल लेकर आते हैं। वहाँ पर एक बॉल आती है, उसके अंदर बहुत सारी कुछ व्हाइट बॉल, कुछ रूबी बॉल्स, कुछ रेयर बॉल्स हैं और साथ ही साथ उसमें गोल्डन बॉल्स भी रहेगी। अगर उसमें स्पिन करते हुए गोल्डन बॉल बाहर आ जाती है तो उन्हें जो कुछ चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे कि अभी चेन कह रहा था कि उसे ये गोवल चाहिए किसी भी कीमत पर, तो अभी वैंगलिंग जब अपना बिल दिखाती है तो उसे टोटल 8 चांस मिलते हैं। अब वो मैनेजर बताता है कि तुम इसमें से अगर गोल्डन बॉल निकाल लेते हो सिर्फ एक बार में, ये गोवल्स तुम्हारे हो जाएंगे। वैसे वो मन में यही सोच रहा था कि इसमें से गोल्डन बॉल निकालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर 30,000 बॉल्स हैं, जिसमें से कुछ व्हाइट बॉल्स हैं, कुछ रूबी और कुछ येलो बॉल्स। बस उसमें से एक ही गोल्डन बॉल रहेगी। अब वैंगलिंग इसके लिए तैयार था। वैसे जब वो स्पिन करने वाला था तभी वो वे ऑफ हेवन उसे बताता है कि तुम्हारा लक 1 घंटे बाद काम करेगा। इसका मतलब यही है कि अगर वैंगलिंग इस व्हील को 1 घंटे तक घुमाता रहेगा तो इसके अंदर जब भी बॉल निकलेगी तो वो गोल्डन निकलेगी। ये पक्की बात है। वैंगलिंग बात मान लेता है और तुरंत जितना अगर वो स्लो कर 1 घंटे तक घुमाता, इतना ही तेज वो स्पीड में घुमा देता है एक ही बारी में। और जब वो उसे छोड़ता है तो वो घूमते हुए उसमें से एक बॉल निकल कर आती है जो कि गोल्डन बॉल थी। ये देखते हुए वो आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और इस वजह से अब चेन को वो गोगल्स मिलने वाले थे। लेकिन फिर वो आदमी कहता है कि मुझे माफ करना, आपको 2 बार गोल्डन बॉल निकालनी होगी। वैंगलिंग जानता था कि ये ऐसा ही कुछ करेगा। वैंगलिंग फिर से स्पिन करता है और निकाल देता है। वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, आपको ऐसा 3 बार करना है, मैं बताना भूल गया। अब वैंगलिंग फिर से उसे स्पिन करना चालू करता है और इस बार भी गोल्डन बॉल निकाल कर आ गई थी। वो आदमी शॉक था। अब वो और बहाने नहीं बना सकता था, मगर वो कहता है कि आप लेवल अप कर सकते हो, आपको 2 रूबी निकालनी होगी, फिर हम आपको स्पिरिचुअल एग भी दे देंगे। और वैसे भी आप गोगल जीत चुके हो, वो तो आप आपके साथ ले ही जा रहे हो, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अब वैंगलिंग कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो स्पिन करता है और 2 रूबी एक साथ निकल कर आ जाती है। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वहीं पर बेहोश हो गया था। यहाँ पर गोहाव को भी स्पिरिचुअल एग मिल जाता है, जिसके बाद वैंगलिंग और डार्ट गेम ट्राई करता है जिसमें उसे निशाना लगाना था और वो ऐसा कर भी लेता है, जिस वजह से लिन को भी उसकी मन की चीज मिल जाती है। उसके बाद वो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जीतता है जो कि चेन रख लेता है और ऐसा ही कर लास्ट में उन्हें मिलता है एक डिस्काउंट कूपन। अब इस कूपन से वो वहाँ उस पूरे मॉल में जो भी रेयर आइटम है उसे खरीद सकते हैं और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। दूसरी तरफ वो ओनर इस वक्त ही देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो इनसे बहुत सारा पैसा कमाएगा, यानी कि स्पिरिचुअल फोर्स कमाएगा, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ अपनी ही चीजों को खो रहा था। वो तुरंत ही फोन लगाकर उस मैनेजर से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह इन्हें रोक कर यहाँ से भगाना होगा, भले ही इन्हें कुछ भी लालच दो, मगर इन्हें यहाँ से निकालो। अब डेटा के थ्रू वो पता लगा लेते हैं कि वैंगलिंग को क्रिस्पी नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है। तुरंत ही यहाँ पर मैनेजर उसके लिए वो क्रिस्पी नूडल्स ले आया था जो कि रकून शेप के थे। वो बताता है कि आप इन्हें खा लीजिए, बस आप यहाँ से चले जाइए। वैंगलिंग कहता है कि ठीक है, लेकिन अब वैंगलिंग उस पैकेट को खोलता है तो उसका लक इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा था कि उसके अंदर से गोल्डन कार्ड निकलता है। गोल्डन कार्ड का मतलब ये है कि उससे एक और पैकेट फ्री मिलेगा। अब वो मैनेजर उसे दूसरा पैकेट दे देता है, लेकिन दूसरे पैकेट में भी गोल्डन कार्ड था। असल में हुआ क्या, जब इस फैक्ट्री के अंदर से यहाँ मॉल के अंदर सामान आ रहा था तो इस वाली दुकान पर जितने पैकेट रखे गए थे उन सभी में गोल्डन कार्ड आ चुका था। वैंगलिंग जितने भी पैकेट्स खोल रहा था सभी के अंदर गोल्डन कार्ड निकल रहा था। इस वजह से उसे यहाँ के कई सारे क्रिस्पी नूडल्स के पैकेट मिल जाते हैं और अब वो वहाँ से चला जाता है। इस चीज पर वो मैनेजर इतना दुखी हो गया था कि उसने नौकरी छोड़ना का फैसला कर लिया था। अब यहाँ से हम आते हैं उस ट्रेन के अंदर जहाँ पर वैंगलिंग और उसके सारे दोस्त वापस घर लौट रहे थे। यहाँ पर गोहा और चेन कह रहे थे कि उन्होंने ये चीज वैंगलिंग की मदद से ली, लेकिन कई लोगों को ये चीज नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते और साथ ही साथ स्पिरिचुअल फोर्स को देना एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती थी। लेकिन कई लोग फिर भी एक गलती कर लेते क्योंकि उनके लिए चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सोच रहे थे कि क्यों ना ये चीज किसी और को दे दी जाए जिससे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, और सभी इस पर एग्री थे। जब वो वैंगलिंग की तरफ देखते हैं तो वैंगलिंग कहता है कि हाँ, तुम्हें जो करना है करो। अब यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं जूओ के पास। वो इस वक्त अभी एक डब्बा खोल रहा था जो कि उसे वैंगलिंग ने भेजा था। उसके अंदर
गोल्डन कलर के शर्ट और पैंट थे। वैंगलिंग ने इन्हें खास उसी के लिए बनाया था और उन्हें हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें सबसे पहले वे ऑफ हेवन की लाइब्रेरी दिखाई जाती है, जहाँ पर कई सारे गार्ड्स थे। ये गार्ड्स बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहे थे जैसा कि हीरो के पास वो वे ऑफ हेवन का टॉय है, सेम वैसे ही। तो यहाँ पर अब सभी ये बात कर रहे थे कि हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि वे ऑफ हेवन में 3000 सीक्रेट टेक्निक है और इनकी हर एक टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी एक ही टेक्निक मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं और इसके लिए उन्हें कई सारी स्पिरिचुअल स्टेप्स चढ़नी पड़ती हैं और ये बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। इस वजह से सबको इस चीज की अप्रूवमेंट नहीं मिलती और ये जितने भी यहाँ पर वे ऑफ हेवन के गार्ड्स हैं यह सभी संभालते हैं कि किसे वे ऑफ हेवन मिलना चाहिए और किसे नहीं। तो यहाँ पर 2 बॉडीज आती हैं। ये बॉडी वही ग्रुप की थी जिस ग्रुप के 2 मेंबर्स को हीरो ने मारा है। यहाँ पर वो उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद रेड वाला गार्ड कह रहा था कि धीरे धीरे गिनती बढ़ते जा रही है, सभी लोग को वे ऑफ हेवन को क्लियर करना है और ताकतवर बनना है। पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब ज्यादा सतर्क रहेंगे और किसी भी बुरे इंसान को वे ऑफ हेवन में नहीं लाने देंगे। इसके बाद हमें एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नंजुआन है और वो इस वक्त स्पिरिचुअल स्टेप चढ़ रहा था वे ऑफ हेवन को पाने के लिए। वैसे वो 65,000 से ज्यादा बार ये कोशिश कर चुका है लेकिन अभी तक इसे क्लियर नहीं कर पाया। दूसरा गार्ड यहाँ पर पूछता है कि जब ये इतना कोशिश कर रहा है और इसके काबिल है फिर हमने इसे पावर क्यों नहीं दी। इस पर वो रेड गार्ड बताता है कि इसने एक बार अपने मास्टर की डिसरिस्पेक्ट की थी, यही इसके सबसे बड़ी गलती थी और हम ऐसा किसी पर्सन को ये पावर नहीं दे सकते। अब इसके बाद वहाँ पर जो 2 नए गार्ड ज्वाइन किए थे जो दोनों ही येलो कलर के हैं, वो यहाँ पर ननयान को उन स्पिरिचुअल स्टेप से नीचे गिरा देते हैं। वो जैसे ही नीचे गिरता है तो अचानक से वो अपने रियल वर्ल्ड में आ गया था। वो यहाँ पर आकर कह रहा था कि ये लोग कितना भी कोशिश कर ले लेकिन मुझे वे ऑफ हेवन से दूर नहीं कर सकते। इसके बाद अब वो फिर से वे ऑफ हेवन के स्पिरिचुअल स्टेप चढ़ने के लिए तैयार था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें वही ग्रुप दिखाया जाता है। वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनके 2 कल्टिवेटर मारे जा चुके हैं। यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने मास्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन इस पर उनमें से एक ओल्ड वाला कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो ये भी कह रहा था कि हम अकेले ही उसको संभाल सकते हैं जिसने ये भी किया है। वैसे उन्हें नहीं पता कि ये किसने किया है। वो यही मान रहे थे कि फैक्शन सिस्टम के सभी वॉरियर्स बहुत ताकतवर हैं। वैसे उन्हें ये भी पता चल चुका था कि अगले दिन एक चैरिटी क्लास होने वाली है। ये सेल हीरो के दोस्त करवा रहे हैं जो कि पिछले ही एपिसोड में बात हुई थी। पर वो जो यांग वाला था वो डिसाइड करता है कि कल वो जाएगा और इस बार वो लोग बदला लेकर रहेंगे। वैसे हमें ये भी जानने को मिलता है कि इन 4 लोगों को ग्रुप में एक और डिसाइपल है, यानी कि उसके मास्टर के अलावा एक और पावरफुल मेंबर है जो कि उनकी मास्टर के सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल हैं, लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में हमें इतना नहीं पता। वैसे यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वहाँ वे ऑफ हेवन की लाइब्रेरी के अंदर उन सभी को ये बात पता चल चुकी थी कि हीरो के ऊपर हमला होने वाला है, मगर वो बात कर रहे थे कि लगता है कि ये लड़का भी मारा जाएगा क्योंकि उससे पहले 2 साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ठिकाने भी लगा दिए गए थे। अब बाकी गार्ड्स हंस रहे थे लेकिन जो 2 नए गार्ड्स थे उनमें से एक कहता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो दूसरा वाला उससे मारते हुए कहता है कि ये व्हाइट लिस्ट के मेंबर की बात कर रहे हैं। वैसे अब फिर से सीन चेंज होता है और अब हम आ जाते हैं हीरो के स्कूल में, जहाँ पर टीचर कह रही थी कि कल उनका फैक्शन सिस्टम एक चैरिटी सेल ऑर्गेनाइज करने वाला है। इसके लिए सभी बच्चों को अपने पास से कोई ऐसी चीज लेकर आनी है जो कि दूसरी की किसी काम आ सकती है और वो लोग वहाँ सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उसे अलग से रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अभी हीरो से उसके शॉर्ट स्पिरिट पूछ रही थी कि आखिर मास्टर आप क्या यहाँ पर सेल करने वाले हो। हीरो कहता है कि मैंने भी सोचा नहीं है पर कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अब सीन चेंज होता है और हम नंजुआन को देखते हैं जो कि इस वक्त एक एनर्जी पिल खा रहा था और कह रहा था कि इस बार मुझे किसी भी हालत में वे ऑफ हेवन को क्लियर करना है। अब बाद में हम हीरो को देखते हैं जो कि शाम को घर पर आता है। तो अभी वो वही सोच रहा था कि वो वहाँ चैरिटी क्लास में क्या लेके जाएगा। तभी उसे कुछ याद आता है और वो जाने लगता है अपने स्टोरेज रूम के पास। वहाँ पर आने के बाद जब फ्रॉगी उसे देखता है तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हीरो ने एक गेट ओपन कर लिया था। यहाँ फ्रॉगी पूछता है कि ये क्या है, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। हीरो कहता है कि क्या तुम अंदर चल कर देखना चाहोगे, जिस पर फ्रॉगी कहता है हाँ। अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि असल में ये वे ऑफ हेवन की लाइब्रेरी का रास्ता है। फ्रॉगी वे ऑफ हेवन की लाइब्रेरी देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसने एक बार ही हीरो को कहा था कि वे ऑफ हेवन एक ऐसी चीज है जिसे नॉर्मल कल्टिवेटर कभी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हीरो पूरी उसकी लाइब्रेरी का रास्ता जानता है। अब वो ज्यादा शॉक तब हो जाता है जब
उसे पता चलता है कि हीरो व्हाइट लिस्ट के अंदर है और व्हाइट लिस्ट के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही मेंबर ज्वाइन हुआ है जो कि हीरो है। हीरो के पास पूरी परमिशन है, वो जब चाहे वो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर अभी कोई चीज लेने के लिए आया था जो कि अगले दिन वो बेच सकता है। तो हम देखते हैं कि अभी उसे कोई चीज देखनी पड़ेगी। उसके बदले हीरो तुरंत ही अपने क्रिस्पी नूडल्स का एक पैकेट निकाल लेता है और उसके सामने करता है। फ्रॉगी तो ये देखकर शॉक था क्योंकि क्रिस्पी नूडल्स से बदले ये लोग उसे क्या ही देंगे, पर फ्रॉगी को जानने को मिलता है कि असल में इन लोगों के लिए भी क्रिस्पी नूडल्स एक ट्रेजर के बराबर है। यहाँ पर वो जो गार्ड थे उनमें से एक गार्ड एक गोल्डन वॉर्म को बाहर निकालता है और कहता है कि खास वॉर्म है, ये जो कपड़े क्रिएट करता है वो कपड़े बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल होते हैं, उन पर कितना भी खतरनाक अटैक कर लिया जाए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हीरो कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। इसके बाद अब वो उसे एक साबुन दिखाने लगते हैं जिससे कि आराम से वेट लूज किया जा सकता है, पर हीरो कहता है कि इसे कौन खरीदेगा और वो उसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद यहाँ उन्होंने उस साबुन को उसी जगह पर फेंक दिया था जहाँ से वो वे ऑफ हेवन के स्पिरिचुअल स्टेप को देखते हैं। वो साबुन वहाँ गिरता है और ननजुआन को नीचे को गिरा देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी वो गार्ड और चीजें दिखा रहे थे लेकिन हीरो को उनमें से कोई चीज पसंद नहीं आ रही थी, वो सभी को मना कर रहा था। इस वजह से वहाँ उन चीजों को का ढेर लग जाता है। दूसरी तरफ ननजुआन ने हार नहीं मानी थी, वो अभी उन स्पिरिचुअल स्टेप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वैसे अब इन लोगों का ध्यान नहीं था, इस वजह से ननजुआन वहाँ तक पहुँच जाता है। अब यहाँ वापस से हम देखते हैं कि अभी जब वो और चीजें देख रहे थे तो फ्रॉगी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि एक मामूली से क्रिस्पी नूडल के पैकेट के लिए ये इतनी सारी चीजें क्यों दे सकते हैं, और अभी तक वैंग लिंग का तो पता है कि उसे क्रिस्पी नूडल्स बहुत पसंद है, पर इन लोगों को भी इतने ज्यादा पसंद है। इस चीज पर वो स्वॉर्ड स्प्लिट बताती है कि असल में वैंग लिंग को ये क्रिस्पी नूडल्स इन्हीं लोगों की वजह से पसंद है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पहले से खाते आ रहे हैं। जब वैंग लिंग करीबन 3 साल का था, वो बैठकर खेल रहा था, तभी वहाँ पर रेड वाला वे ऑफ हेवन का गार्ड वहाँ पर आता है। वो वैंग लिंग से कहता है कि उसे वहाँ पर लगी एक पेंटिंग चाहिए क्योंकि उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस हो रही थी। इसके बदले उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं देने को, तो उसने एक क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट दे दिया था। लेकिन इन वे ऑफ हेवन के गार्ड्स के लिए वो एक ट्रेजर से कम नहीं था। वैंग लिंग उसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसकी बात से वैंग लिंग को वो नूडल्स इतने ज्यादा पसंद आने लगे कि वो उसके लिए एक ट्रेजर बन गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वैंग लिंग वे ऑफ हेवन के उस गार्ड ने वैंग लिंग को व्हाइट लिस्ट में भी डाल दिया, जिसकी वजह से उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस वजह से वहाँ का मेन गार्ड तो अभी उस रेड वाले गार्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हम देखते हैं कि तभी अचानक से सामने एक और चीज निकल कर आती है। यह चीज वैंग लिंग को थोड़ी पसंद आई थी, ये तो नहीं बताया जाता कि क्या है, लेकिन वैंग लिंग उसे रख लेता है और इसके बाद में फ्रॉगी के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ननजुआन ने वे ऑफ हेवन को अचीव कर लिया था, साथ ही साथ उसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिल गई थी जिसे अब्सॉर्ब करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। इसके बाद से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अब रात होने वाली थी। लोगों के ग्रुप का मेंबर्स अब वहाँ पहुंच चुका था जहाँ पर वो एक्वेशन होने वाला है, यानी कि वो फैक्शन 60 तक पहुंच चुका था। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ उस मेन जगह पर आ रहा था जहाँ पर उन 4 मेंबर्स की मीटिंग चलती है। वो यहाँ पर आते हुए किसी से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि इस जगह को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। वैसे अब वो आखिरकार अपने ब्रश से अपनी एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसके बाद उसके पास विंग आ जाते हैं। वो उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर रहा था और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर वो जिससे भी कॉल पर बात करता है वो उससे कहता है कि कुछ नहीं, अब यहाँ आओगे तब तुम बाकी चीज खुद समझ जाओगे, और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगले दिन स्कूल में सभी बात कर रहे थे कि आज होने वाले एक्वेशन को 7 स्टार फैक्शन के हेड सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही बंदा है जो कि असल में सीनियर जुओ का हेड है, मतलब मास्टर है, और वैसे हमें पता है कि ये कौन है। वैसे अभी ये बात कर रहे थे कि वो आज यहाँ पर क्या सेल करने वाले हैं। सबसे पहले गोहाव से पूछा जाता है, वो तो कहता है कि वो अभी नहीं बताएगा, वो तभी बताएगा जब ये एक्वेशन शुरू होगा। फिर उसके बाद वो चेन से पूछते हैं कि चेन ज्यादा कुछ पूछता नहीं, वो तुरंत ही अपनी उस चीज को निकाल लेता है। उसके पास एक जॉइंट स्वॉर्ड थी जो कि असल में उसके फादर की है। ये देखकर गोहाव कहने लगता है कि तुम फिर से मार खाने चाहते हो, तुम अपने फादर की चीज लाए हो सेल करने के लिए। लेकिन चेन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो परमिशन से इसे लेकर आया है, और वैसे भी उनकी फैमिली में हर साल एक स्वॉर्ड ली जाती है और ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा टाइम पुरानी है, इस वजह से वो इसे सेल कर सकता है। यहाँ पर वो उसको कई सारी डिटेल बता रहा था, जैसे वो कितनी पुरानी है, उसकी खासियत क्या है और इसे उसके कौन से ग्रैंडफादर यूज करते थे। लेकिन बाकी लोग उसकी बातों पर यहाँ पे ध्यान नहीं देते। वो लोग लिन से पूछने लगते हैं कि वो क्या लेकर आई है। लिन यहाँ पर अपने पास से कुछ पपेट निकालती है, छोटे छोटे, वो सभी का एक एक पपेट बनाकर लाई थी जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। वो सभी को एक एक दे देती
देती है। इसके बाद अब वो लोग वैंगलिंग से पूछते हैं कि आखिर वो क्या लाया है। वैंगलिंग कहता है मैं ज्यादा कुछ खास नहीं लाया। वैसे वैंगलिंग ने नहीं बताया था कि वो क्या लाया है। इस वजह से वो अपने ही मन में सोचने लगता है कि वैंगलिंग क्या ला सकता है। यहाँ पर सनरॉन्ग तो कुछ ज्यादा ही डर जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं वैंगलिंग कोई खतरनाक वेपन ना लेकर आया हो। लेकिन अब उन सभी की बात सुनकर वैंगलिंग डिसाइड करता है कि उन्हें वो चीज दिखा देगा। वो तुरंत ही अपने पास से वही चीज निकालता है जो कि वे ऑफ हेवन की लाइब्रेरी से लेकर आया था। यहाँ पर वो लोग जब उसे देखते हैं तो गोहाव कहने लगता है कि तुम पुराना कुकर यहाँ पर क्यों बेचने के लिए लाए हो। वैसे यहाँ वैंगलिंग उन्हें कुछ नहीं बताता कि असल में वो क्या है। अब सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो चैरिटी सेल चालू हो गई थी। यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा लिए थे और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि गोहो असल में क्या सेल करने वाला है। वो अपने साथ कुछ जेड एनर्जी वाली कैटर्स को लेकर आया था जो कि स्पिरिचुअल बीस्ट में काउंट होती हैं। ये बिल्कुल छोटी हैं क्योंकि अभी ये एक रात पहले ही जन्म ली थी। गोहाव उन्हें यहाँ पर सेल करने के लिए लाया था। वो इतनी क्यूट थी कि कोई भी उन्हें अच्छे दाम में खरीद लेगा। ये उनके साथ खेल रहे थे। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी वो 4 मेंबर्स वहाँ पर पहुँच गए थे। वो अभी उन्हीं की तरह ड्रेस को पहन लिया था जिससे कि वो इन्हीं के बीच घुल मिल सके और उसकी एज भी ज्यादा नहीं लगती। इसकी वजह से उसे इसमें बहुत आसानी होगी। पर अब जब वो अंदर आ रहा था तभी वहाँ पर वैंगलिंग की टीचर आ जाती हैं। वो उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा। अब वो बताने लगता है कि वो यहाँ पर रेगुलर नहीं आता मगर वो यहीं का स्टूडेंट है। अब टीचर ने उसे पर भरोसा कर लिया था लेकिन उसके बाल रेड कलर की हैं। इस वजह से वो कहती है कि तुम अपने बाल कलर करा नहीं सकते। वो ये भी कह रही थी कि तुम्हें इन्हें चेंज कराना होगा। अब सरनोंग कहती है कि तुम कौन सी क्लास से हो, मुझे बताओ नाम क्या है तुम्हारा, क्योंकि मुझे नाम लिखना होगा। लेकिन अब वो लड़का सर झुकाकर माफी मांगने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि अब वो पकड़ा जाने वाला था। लेकिन टीचर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम माफी मांग रहे हो तो एक बार के लिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। अब वहाँ से वो चली गई थी। इसके बाद वो लड़का कह रहा था कि कमाल है, मैं अभी तक अपने प्रोफेसर से डरता हूँ। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा था कि ये मुझसे कितनी कमजोर है और कितनी कम लेवल की है, फिर भी मैं इनके सामने सर झुकाकर खड़ा था। वैसे बस इस बात पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इसलिए अब वो यहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करता है। हम देखते हैं कि इसके बाद सभी के ऊपर वो सोड एनर्जी गिरने वाली थी, पर दूसरी तरफ वहाँ वैंगलिंग ने उसे नोटिस कर लिया था। वो सिर्फ चुटकी बजाते हुए उस एनर्जी को रोक देता है। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी सभी लोग जब अपना सामान बेच रहे थे तो वैंगलिंग शांति से बैठा हुआ था। इस वजह से उसका वो राइस कुकर जैसा दिखने वाला ट्रेजर बिकेगा ही नहीं। ये देखते हुए चेन कहता है कि तुम्हें अपनी चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, तुम्हें सभी को बताना चाहिए कि आखिर ये है क्या। वैसे वैंगलिंग कुछ नहीं कहने वाला था, इसलिए सनरॉन्ग फैसला करती है कि वो वैंगलिंग की मदद करेगी। तभी सनरॉन्ग भी बताती है कि वो क्या लाई है। वो बताती है कि वो अपने किसी रॉकेट लॉन्चर का बटन लेकर आई है जो ज्यादा खतरनाक नहीं है। वैसे हम देखते हैं कि जब वहाँ उस लड़की को पता चलता है कि उसकी वो स्वॉर्ड एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई थी तो वो बहुत ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसके जितने लेवल का कल्टीवेटर ही उस एनर्जी को देख सकता है। दूसरा कम लेवल का कल्टीवेटर कभी उसे नोटिस ही नहीं कर सकता और फैक्शन सिस्टम में कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर अब वो फिर से यूज करता है लेकिन इस बार भी उसकी वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद उसने एक ब्लास्ट होने वाला प्रेशर कुकर वहाँ चैरिटी सेल के अंदर बेच दिया था। इससे किसी को भी उस चीज का पता नहीं चलेगा और अगर कोई भी उसे टच करेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन वैंगलिंग ने ये चीज पहले ही नोटिस कर ली थी और अब वो समझ गया था कि ये क्या है, इसलिए वो तुरंत ही उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और जिम के अंदर आ जाता है जहाँ पर जुओ ऑलरेडी खड़ा था। यहाँ पर आकर वैंगलिंग उस प्रेशर कुकर को अपने वाले प्रेशर कुकर के अंदर रख लेता है। इसके बाद वो ब्लास्ट नहीं करेगा और इसके बाद वैंगलिंग ने जुओ लोकेशन बता दी थी आखिर वो 4 एम्बलम ग्रुप का लड़का कहाँ पर है। जुओ तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है और वैंगलिंग वापस से चैरिटी सेल वाली जगह पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुओ वहाँ पर जाकर उस लड़के को देखता है। वो लड़का हंस रहा था और कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और इतना कहते हुए वो हमला कर देता है लेकिन जुओ को उन अटैक से कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने वैंगलिंग के दिए हुए कपड़े पहन रखे थे जो कि उसे किसी भी अटैक से बचा सकते हैं। ये देखकर लड़का शॉक हो जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता। वो और ज्यादा तेजी से अटैक करता है और ज्यादा पावर के साथ हमला करने लगता है। पर अभी वो जुओ को इस चीज से कुछ नहीं हो रहा था लेकिन वो लड़का भी अभी हार नहीं मान रहा था। वो ज्यादा पावर के साथ हमला करता है जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका होता है। इस धमाके की वजह से ज्यादातर सभी शॉक थे लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब हम चैरिटी सेल के दौरान देखते हैं कि वैंगलिंग वो प्रेशर कुकर बिक नहीं रहा था लेकिन तभी वहाँ पर सनरॉन्ग आती है और पूछते है कि ये कितने का है। वैंगलिंग कहता है कि तुम जितना देना चाहो दे सकती हो, जिसके बाद सनरॉन्ग उसे खरीद लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ विनर का नाम लिया जाने था कि आखिर किसने
पूरी चैरिटी की सेल में सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। ये अवार्ड वैंगलिंग को जाता है क्योंकि सनरोंग ने वो प्रेशर कुकर सच में बहुत महंगा दाम में खरीद लिया था, यह कहकर कि वो उसे अपने किसी काम के लिए ले लेगी क्योंकि उसे वो यूजफुल लग रहा था। अब जब वैंगलिंग जीत गया था तो यहाँ पर विश मांग सकता है क्योंकि वहाँ फिक्शन सिटी के हेड भी थे जो कि कह रहे थे कि तुम जीते हो, इस वजह से तुम कुछ भी मांग सकते हो। अब वैंगलिंग थोड़ा सोचता है और उनसे ड्राई फ्रूट के नूडल्स का पैकेट मांगता है, जिसे देखकर सभी शॉक थे। इसके साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।